चलिए ना। यस, वेरी नाइस। काफी लोग आ गए सुबह सुबह। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि थ्योरी आप लोगों को मैं बताते जाऊंगा एक एक हफ्ते पहले ही कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। आज की तारीख में हम रेजिडेंशियल स्टेटस एंड अदर सोर्सेज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। सीए और सीएस के लिए, सीएस वालों आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बढ़ के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एग्जाम में उतना लेवल नहीं आएगा, बट ठीक है, प्रैक्टिस करके रख सकते हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नहीं, May 26 के लिए नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ January 26 के लिए। May 26 के लिए ये तो प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ कुछ मैं, है ना। इट्स ओनली फॉर दोज हु आर गोइंग टू गिव दिसंबर अटेम्प्ट ऑफ सीएस एंड जनवरी अटेम्प्ट ऑफ सीए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर अपन बात करें ना, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में ना चार वैरायटी बनती है। मेरे हिसाब से चार वैरायटी बनती है। एक तो आपसे वो क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि साहब आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करिए, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट। फिर आप अगर रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर लोगे तो हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि साहब ये बताइए कि इनकम का स्कोप क्या होगा। स्कोप ऑफ इनकम पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि यार आरओआर है तो क्या होगा, आरएनओआर है तो क्या होगा, और एनआर है तो क्या होगा। फिर दोस्तों एक एक क्वेश्चन बनता है, वो 15 लाख की इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है ना, कि कभी कभी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसकी वैल्यू किस, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख। बेटा मैं डाउट नहीं देखने वाला हूँ, प्लीज अभी बीच बीच में आप ना पूछिए तो बेटर है। 15 लाख, 15 लाख रुपए की इनकम से ज्यादा होगी तो फिर वो सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होगी, तो एक क्वेश्चन उस पे बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है वो सोर्स रूल पे, एक क्वेश्चन बनता है सोर्स रूल पे। तो अब है ना, देखो ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हर अटेम्प्ट के अंदर वो लोग ऑल्टरनेट चीजें पूछते रहते हैं। जैसे इस अटेम्प्ट के अंदर ही 15 लाख वाली इनकम आ गया, इसके पहले सोर्स रूल आ गया था। अब आप लोगों के अटेम्प्ट में चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन बन जाए कि आरओआर होगा तो क्या होगा, आरएनओआर होगा तो क्या होगा, एनआर होगा तो क्या होगा। या फिर एक क्वेश्चन बन जाए कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करिए कि भाई वो रेसिडेंट है कि नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग दे दूंगा बेटा अर्पित। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में। पहली वैरायटी के अंदर अपन है ना रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे कि वेदर दे विल बी रेसिडेंट और नॉट। सो ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया, और इसका इसमें ना सॉल्यूशन भी दे रखा है मैंने, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ये आंसर की जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हम इतना ही लिखें और इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बहुत बार टाइम भी हमें सेव करना होता है। जैसे यहाँ टेबल बना दी कि यार 4 सालों का टोटल कर रखा है, तो जरूरी नहीं है आपने टेबल बनाए बिना भी क्या लिख दिया, पिछले 4 सालों को टोटली नंबर ऑफ डेज, तो आपका काम हो जाएगा। तो ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, अच्छा रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो सेक्शन 6 एप्लीकेबल होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल वो 100 डेज के लिए आता है। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 10 सालों से वो ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। तो फाइंड आउट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, रेजिडेंट बनना हो तो दो कंडीशन होती है बच्चों। पहली कंडीशन तो ये है कि प्रीवियस ईयर में स्टे हुआ हो 182 डेज या उससे ज्यादा, और सेकंड कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में स्टे हुआ हो 60 डेज या उससे ज्यादा, एंड पिछले 4 सालों का टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा। लेकिन याद रखना, जो सेकंड कंडीशन है वो कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। कौन कौन है? एक तो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, और दूसरा था इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। तो बेटा जैसे ही आपको लगे कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है या ऑस्ट्रेलिया का है, तो उस केसेस के अंदर फर्स्ट कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी और सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट भी एप्लीकेबल है और सेकंड भी एप्लीकेबल है। नाउ अगर अपन बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के कैलकुलेशन की, हर साल 100 दिन के लिए आता है, तो बच्चों आपको याद रखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिख के रख लो अपना। अपना प्रीवियस ईयर जो है वो 24-25 है, तो हमें ये देखना है कि 24-25 में कितने दिन आ रहा है। तो 24-25 के दिन वो 100 डेज आता है, हर साल 100 डेज आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल हो सकती है। सेकंड कंडीशन में कितना होता है, 60 डेज, और पिछले 4 सालों का टोटल होना चाहिए 365 डेज या उससे ज्यादा। तो बच्चों हर
साल वो 400 दिन आता है, तो पिछले 4 सालों के टोटल में भी कितने आया होगा? 400 दिन, 100 + 100 × 4, तो 24-25 में तो वो आया है कितने दिन? 100 डेज। उसके बाद पिछले 4 सालों का टोटल कितना हो चुका है? 400 दिन। देखिए आप है ना ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा बेटर बोलूं कि आप ऐसे ये तो मैंने सॉल्यूशन कॉपी किया है मॉड्यूल से, आप चाहो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स या एज पर दी सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स, अगर किसी को रेसिडेंट बनना है तो देयर आर 2 कंडीशन। कंडीशन लिख के इन द गिवन केस मिस्टर ब्रेटली कम्स टू इंडिया फॉर 100 डेज इन प्री, तो आप पहले प्रोविजन लिखिए और फिर आप क्वेश्चन से इसको मिक्स भी कर सकते हैं। अब सब रेसिडेंट तो बन गया भैया, रेसिडेंट बनने के लिए एक कंडीशन फुलफिल करनी थी तो फुलफिल कर दी, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब रेसिडेंट बनने के बाद हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो आरओआर है कि आरएनओआर है। तो आरओआर बनने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। आरओआर बनने के लिए 2 कंडीशन ये कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2 बार तो क्या रहा हो वो रेसिडेंट। तो बच्चों सुनो, जब वो 24-25 में रेसिडेंट बन गया हर साल 100 दिन आने की वजह से, तो वो 23-24 में भी रेसिडेंट बन गया होगा हर साल 100 दिन आने की वजह से, और 22-23 में भी रेसिडेंट बन गया होगा हर साल 100 दिन आने की वजह से। तो 2 कंडीशन तो उसने दोनों साल के एटलीस्ट वाली तो फुलफिल कर ही ली है। पिछले 10 सालों में 2 बार तो वो कर ही चुका होगा, जैसे इस साल करा है 24-25 में, वैसे पहले भी कर चुका होगा। लेकिन बेटा पिछले 7 सालों का टोटल कितना होना चाहिए? पिछले 7 सालों का टोटल 730 दिन या उससे ज्यादा, अगर आरओआर बनना है तो फिर इन द गिवन केस वो हर साल 100 दिन ही आता है, तो 700 दिन ही हुआ है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही आरओआर बनते हैं। दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुई है, एक भी फुलफिल नहीं हुई, तो आप आरएनओआर कहलाओगे, तो ये आरएनओआर है, आरएनओआर। तो ब्रेटली जो है वो आरएनओआर है फॉर द ईयर 25-26। अब देखो इनने ना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पहले पूरा प्रोविजन लिख दो, आप चाहो तो पूरा प्रोविजन लिख सकते हो, और ऐसा लिखो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी आउट ऑफ बेसिक, एंड 2 एडिशनल कंडीशंस अगर रेसिडेंट बनता है, तो पहले ही कंडीशन लिख के फिर क्वेश्चन से पे आओ और आखिरी में कंक्लूजन दो। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस के, सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस के इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं बोलूँ वो याद रखने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम एज पर दी प्रोविजंस लिख सकते हैं। वुड योर आंसर चेंज द अबाउ अ फैक्ट रिलेटेड टू श्रीनाथ? बेटा ये श्रीनाथ, अगर ये ब्रेटली नहीं होता ये कौन होता? श्रीनाथ होता ना। तो बेटा अभी रेसिडेंशियल स्टेटस जिन लोगों को अभी पढ़ाया नहीं, कल से चालू होगा ना, नहीं मिल जाएगी, तुम लोगों को दे दूंगा रेसिडेंशियल स्टेटस, जिनका नहीं हुआ उनको मिल जाएगी। अब इधर देखो, श्रीनाथ जो है, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेटेड टू श्रीनाथ? तो बच्चों श्रीनाथ है, अब वो इंडिया विजिट के लिए आ रहा है, तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, है ना, अभी कभी टाइम लगेगा बेटा, है ना, कम इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर 1.5 घंटा तो लगेगा एटलीस्ट। श्रीनाथ जो है इंडिया आता है, वो रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया विजिट के लिए आता है। अगर ये ब्रेटली नहीं होता ये कौन होता? श्रीनाथ होता। तो इसके ऊपर बच्चों सेकंड कंडीशन को क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन अप्लाई होती कि नहीं होती? सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन होती होती अगर श्रीनाथ की इनकम 15 लाख से ज्यादा होती, ना प्लीज, तो याद रखने का, होती लेकिन अगर श्रीनाथ की इनकम 15 लाख से ज्यादा होती, और होती भी ना बेटा, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा भी हो जाए तो भी वो रेसिडेंट तब बनेगा, है ना, क्योंकि वहां पे अगर मैंने आपको कहा था अमेंडमेंट वाली कंडीशन से रेसिडेंट बनता है, तो वहां पे आपको 60 डेज की जगह कितने लेने पड़ते हैं? 120 डेज। तो देखो अब है ना, यहाँ पर क्या हुआ, जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डिटेल्स दी है कि भैया ये श्रीनाथ है हु इज एन इंडियन सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन कमिंग इंडिया फॉर विजिट के ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं होगी, आप ऐसा लिख देना। तो ना फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल, मतलब 182 दिन तो हो ही नहीं रहे, ना फर्स्ट कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल हुई, और ना सेकंड कंडीशन तो इसके ऊपर लगती ही नहीं है, हम बोल देंगे कि भैया फिर वो होता नॉन रेसिडेंट। If the above fact related to Mr. Srinath, an Indian citizen who residing in Australia, comes to India, he would be treated as non-resident. उसको non-resident मान लेते हैं, irrespective of his total income. Since his stay in the current financial year is अच्छा बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है irrespective of his total income, इसका मतलब ये है क्योंकि अगर वो अमेंडमेंट वाली कंडीशन से भी रेसिडेंट बनता, तो भी 120 दिन होने चाहिए थे,
वो नहीं हो रहे हैं फुलफिल, वो नहीं हो रहे हैं फुलफिल, तो वो नॉन रेसिडेंट ही रहता। हाँ, लेकिन बच्चों अगर नेक्स्ट केस ये आता, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ had visited India for 120 दिन इंस्टेड ऑफ 100 डेज? अगर वो 120 दिन आता, तो इधर देखो बच्चों, अब 120 दिन आता, तो उसके ऊपर सेकंड कंडीशन तो वैसे तो एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन अगर श्रीनाथ की इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाती तो सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती, और सेकंड कंडीशन जब एप्लीकेबल हो जाती तो हम कितने दिन देखते हैं, 120 दिन देखते हैं, तो 120 दिन हो जाती वाली बात कंप्लीट। तो फिर श्रीनाथ जो रहता वो रेसिडेंट बन जाता, वो रेसिडेंट बन जाता, वो रेसिडेंट बन जाता। लेकिन एक बात समझो बच्चों, रेसिडेंट बन तो जाता, लेकिन अब वो क्या आरओआर रहता कि आरएनओआर रहता? आरएनओआर रहता, वो आरएनओआर ही रहेगा, है ना, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट वाली कंडीशन से रेसिडेंट बनता है वो हमेशा कौन होता है, आरएनओआर। तो देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, इन केस इफ शीना टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख ही वुड बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेते क्योंकि 120 दिन वाली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकेंड केस में बेटा वो हमेशा नॉन रेसिडेंट ही क्यों रहा, क्योंकि वो 120 दिन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अपन रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर लेते हैं कि राम एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ एन कंपनी इन जर्मनी। तो डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर 25-26। बस जब भी क्वेश्चन आए पहले प्रीवियस ईयर अपना लिख के रख लें 24-25। हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए ये दिन गिनते हैं कि कितने दिन इंडिया में वो रेसिडेंट था। तो मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया ऑन 22 सितंबर। अब बच्चों देखो जैसे ही आपको लिखे ना इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया टू वर्क, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो याद रखिएगा बेटा सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी केस हो, नहीं होती, बस फर्स्ट कंडीशन होती है। तो फर्स्ट कंडीशन मतलब क्या, कितने दिन होने चाहिए, 182 डेज या उससे ज्यादा। अब वो पहली बार इंडिया छोड़कर जा रहा है, और कब जा रहा है, 22/9 को। तो आई डोंट थिंक कि बेटा 22/9 को 182 दिन कंप्लीट हो रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो। तो आप देखोगे तो अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया in previous year if he satisfied any of the following condition. He has been in India during the previous year for a total period of 182 days या उससे ज्यादा। He has been in India, वो पिछले यही कंडीशन लिखी, देखो प्रेजेंटेशन यही रहेगा बच्चों, है ना, प्रेजेंटेशन यही रहेगा। अब हमें पिछले 4 सालों को क्या करना है, सॉरी हमें यहाँ पर ये देखना है कि साहब कितने दिन वो प्रीवियस ईयर 24-25 में था। तो अप्रैल के 30 दिन, यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, इसके 31, जुलाई के, अगस्त के 31, और जाने वाले दिन को भी इंडिया में ही काउंट करते हैं 22, टोटल मिला के कितना, 175 डेज। कंडीशन नंबर 1 इज नॉट फुलफिल्ड, इन दैट केस ही विल बी नॉन रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट है। प्रेजेंटेशन भी देखते जाना बच्चों, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पहले पूरा प्रोविजन लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन देना है, क्वेश्चन से मिक्स करना है, कंक्लूजन देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है कैनेडियन सिटीजन का। ठीक है, कैनेडियन सिटीजन पहली बार इंडिया आता है ड्यूरिंग द ईयर, आई थिंक यहाँ पर 24-25 की जगह ड्यूरिंग द ईयर 2021 होना चाहिए। पहली बार वो इंडिया आता है 20-21 में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25। हाँ मैं सेंड कर दूंगा, ये ग्रुप में आ गई होगी अभी तक, वैसे तो ग्रुप में है ही सही, आप फाइल्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो, अब जाके देखो ना रेजिडेंशियल स्टेटस की, अभी हाल भेज देता हूँ अगर नहीं है तो। आ गई है ना, आप चेक करिए टेलीग्राम ग्रुप, तो मिल जाएगी। देख अगर है ना यही चीज मैं अभी आपको लिख के कराऊंगा ना बेटा यासीर, तो एक क्वेश्चन हो पाएगा, सोच 1 या 2 क्वेश्चन कर पाएंगे अपन, हर एक चीज को ऐसा मैं लिख के करूंगा तो सोच। तो अब
आप एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मेरे को काफी सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। अब देखिए 24-25 में कितने दिन हो रहे हैं बच्चों? अच्छा, अगर जब भी आप देखो ना फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन, तो फॉरेन सिटीजन है तो कंडीशन नंबर 1 भी एप्लीकेबल होगी, कंडीशन नंबर 2 भी एप्लीकेबल होगी। अब प्रीवियस ईयर पे आ जाओ, प्रीवियस ईयर 24-25, तो 24-25 में उसके स्टे कितने होते हैं? 70 दिन, 70। और पिछले 4 सालों का टोटल, पिछले 4 सालों का टोटल, पिछले 4 सालों का टोटल 355। भैया 365 या उससे ज्यादा होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट है, बात खत्म। हाउ यू विल राइट? दो, राइट बोथ द कंडीशंस एंड नन ऑफ द कंडीशंस गेट फुलफिल्ड, तो ही इज नॉन रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये एचयूएफ के रिलेटेड है। एचयूएफ को रेसिडेंट कब मानते हैं? तो एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कर्ता पे डिपेंड नहीं करता है। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट होलली और पार्टली, होलली और पार्टली, होलली और पार्टली का मतलब क्या होगा? होलली और पार्टली का मतलब ये होगा कि पार्ट भी इंडिया में हो जाएगा तो क्या रहेगा वो? रेसिडेंट। पार्ट भी इंडिया में हो जाएगा तो रहेगा रेसिडेंट। फिर एचयूएफ को अगर आरओआर बनना है, एचयूएफ को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, तो एचयूएफ के कर्ता को वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो कर्ता को इंडिविजुअल स्टेटस में करनी पड़ती। ठीक है। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मतलब बिजनेस कहां से हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से। इसका मतलब अभी तो ये समझ में आ रहा है कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर है, एंड ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, ऑल सारे पॉलिसी डिसीजंस मान लेते हैं। बेटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब डे टू डे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं, जहां पर हम कंपनी के पॉलिसी डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, टॉप लेवल के डिसीजंस लेते हैं, वो। Mr. E, the Karta of HUF, who was born in Kolkata, visit in India during the year 24-25 after 15 years. वो 15 साल बाद इंडिया में आता है 24-25 में। He comes to India on 1/4/24 and leaves to Australia on 1/12/24। ठीक है, तो समवॉट दिसंबर में उसने लीव भी किया, और उसका आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है और एचयूएफ का भी करना है। बेटा पहले एचयूएफ की बात कर लेते हैं। अब बताओ, यहाँ पे लिखा है ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, तो व्हाट यू विल राइट कि भैया एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है, एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। कर्ता इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है, एचयूएफ नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है ना? तो since the business of HUF is transacted from Australia and the policy decisions are taken there, it is assumed that the control and management is in Australia. The control and management is wholly outside India. अब देखो, इधर हमको क्या करना है? नंबर ऑफ डेज काउंट करना है कि इंडिया में कितने दिन था। तो 1/4/24 को आया, 1/4/24 को आता है तो अप्रैल के कितने दिन हो गए आपके? 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30। बेटा जाने वाले दिन को भी इंडिया में काउंट करना है। अब बताओ, पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, कितने दिन हो गए उसके? 245 डेज, तो वो रेसिडेंट तो बन गया। अब मुझे बताओ, रेसिडेंट बनने के बाद हम ये चेक करते हैं ना कि वो आरओआर है कि आरएनओआर है। तो सुनो, पहली बार 15 साल में आया है वो, पहली बार 15 साल में आया है, तो पिछले 2 सालों में तो वो 10 में से 2 सालों में से तो वो रेसिडेंट नहीं रहा होगा, और पिछले 7 सालों में 730 दिन भी नहीं हुए होंगे, तो मैं कह दूं कि वो आरएनओआर है, वो आरएनओआर है। 15 साल बाद आया है, आरएनओआर है। Therefore, the residential status of Mr. E is resident but not ordinary resident। ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, सीएस एग्जाम हो चाहे सीए एग्जाम हो, मेरे को एक्सपेक्टेड दिख रहा है क्वेश्चन एग्जाम में। देखो, मैंने कहा था कि आरओआर है, आरएनओआर है, एनआर है, तो उसका स्कोप क्या होगा ये हमें पता करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन अब क्या पता कर रहे हैं? स्कोप। अब इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट डाल दिए, मतलब एक ही क्वेश्चन कर दिया ना आपने, तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं इस कैटेगरी के। तो अब आपको बताना है कि अगर वो आरओआर है, आरएनओआर है और एनआर है तो क्या होगा। देखिए एक बार मैं एक रिकैप करा देता हूँ। सेक्शन 5 से पता चलता है स्कोप। अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है बच्चों, तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम का सोर्स इंडिया है, तीनों के लिए टैक्सेबल है। बिजनेस इनकम इन इंडिया, कंट्रोल इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल। बिजनेस इनकम इन इंडिया
कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया आ गया ना, तीनों के लिए टैक्सेबल। फिर था बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, आरओआर और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल है, आरओआर और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल, एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। और बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया तो सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल है। अब बेटा बिजनेस के अलावा अदर इनकम आउटसाइड इंडिया लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, अदर इनकम्स, एग्रीकल्चर इनकम जो अदर इनकम्स है आउटसाइड इंडिया, आरओआर के लिए टैक्सेबल है, आरएनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। फिर था पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होते। फिर एक था कि बच्चों जो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हुआ है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम आउटसाइड इंडिया बट प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, तो उस केस में आरओआर और आरएनओआर के लिए वो चीजें टैक्सेबल होगी। एग्जम्प्ट इनकम किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। नहीं ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, आप उसके मैं कैसे बताऊं शॉर्ट ट्रिक कि यार ऐसा करके याद कर लो उसको, आप उसको समझ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार क्या होगा उसके अंदर। रिसीव्ड इन इंडिया तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, दीपिका। और सोर्स इंडिया है तो तीनों के लिए टैक्सेबल है। अब बिजनेस इनकम इन इंडिया है तो अब इन इंडिया लिखा हुआ आ जाए तो कंट्रोल कहीं पर भी हो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी ना, ऐसा ऐसा करके सोच के चलो, थोड़ा थोड़ा लिंक करते चलो। अब फिर बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया है तो फिर उस केस में नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी वो। अब आ जाते हैं सबसे फर्स्ट, मैं यहाँ पे बोल, आप मुझे बताते जाना फटाफट से कि कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, तो देखो सबसे पहले क्या चेक कर लो, हमेशा पहले चेक कर लो कि रिसीव्ड इन इंडिया है क्या, सोर्स इंडिया है क्या। तो बेटा सोर्स तो इंडिया नहीं दिख रहा है लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया है 50%, तो 5,000, 5,000, 5,000 तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब बचे कितने बेटा, 5,000। अब बचे सिर्फ 5,000 है, तो अब देखो इधर बचे 5,000 है तो क्या सोर्स इंडिया है क्या, नहीं है, तो ये अदर इनकम आउटसाइड इंडिया है। अदर इनकम आउटसाइड इंडिया सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होती है, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है ना, तो अदर इनकम आउटसाइड इंडिया सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होती है, तो बच्चे में 5,000 इसके लिए टैक्सेबल होंगे, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब आरओआर के लिए कितने टैक्सेबल हो गए, 10,000, इसके लिए 5,000 और इसके लिए 5,000, तो ये हो गए 10,000, 5,000 और 5,000। हाँ बिल्कुल ओवरऑल ही तो लिखना है, सॉल्व तो करके बताऊं कि वो भी नहीं बताऊं। ठीक है नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। देखो बच्चों बिजनेस इनकम इन इंडिया, बिजनेस इनकम इन इंडिया बात खत्म हो गई, बिजनेस इनकम इन इंडिया तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अब ये भी नहीं देखना है 50% रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि रिसीव तो 50% टैक्सेबल है ही सही, बची हुई 50% भी टैक्सेबल हो ही रही ना, रिसीव इनकम इन इंडिया सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। 20,000, 20,000, 20,000 तीनों के लिए टैक्सेबल। सॉल्व टेबल बनाकर ही सॉल्व करना है बेटा, इसको टेबल बनाकर ही सॉल्व करना है। अब सुनो, आप बोलोगे कि सर है ना ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था 11 मार्क्स का, पता नहीं क्या किस्मत थी उस टाइम बच्चों की, 11 नंबर का पूछ लिया था एग्जाम में। रेजिडेंशियल स्टेटस जनरली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि 11 नंबर का आएगा, आ गया था। नहीं इजी क्यों है मालूम है, क्योंकि उसके बाद ही थोड़ा सा क्या हुआ, लोग अवेयर हुए कि पढ़ के भी जाना है ये चीज, रेजिडेंशियल स्टेटस, नहीं तो रेजिडेंशियल स्टेटस पूछते भी कम थे, तो लोग को पढ़ छोड़ देते थे, बोले क्या करना रेजिडेंशियल स्टेटस, हेड्स आर इंपॉर्टेंट। बट उनने यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया था, जब से है ना सब लोग पढ़ाते भी हैं और बच्चे पढ़ के भी जाते हैं कि हाँ मालूम में आएगा इससे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी ना, शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी बेटा, शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, सोर्स क्या हो गया इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल है, 20, 20, 20। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश, अच्छा ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, ब्रिटिश कंपनी तो बेटा सोर्स भी इंडिया नहीं है, सोर्स भी इंडिया नहीं, तो ये अदर इनकम आउटसाइड इंडिया, अदर इनकम आउटसाइड इंडिया सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगी, आपकी आर ओ आर के लिए टैक्सेबल होगी। तो 5,000 आर ओ आर होना तो पाप ही, मैंने आपको पहले ही कहा है, आर ओ आर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। हम्म। फिर नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, प्लांट एट जर्मनी तो बेटा सोर्स इंडिया नहीं है, लेकिन 50% रिसीव्ड इन इंडिया है, तो 50% तो इंडिया में रिसीव कर ली, तो 20,000, 20,000, 20,000 तो सबके लिए टैक्सेबल हो गए। अब बचे हुए 20,
बेटा प्लांट एट जर्मनी, तो ये अदर इनकम आउटसाइड इंडिया, अदर बिजनेस है तो लिख देंगे ना बिजनेस है, नहीं है तो अदर इनकम है। अदर इनकम सिर्फ आरओआर के टैक्सेबल, तो 40,000 20,000 20,000, 40 20 20, 40 20 20, 40 20 20। प्लीज फॉलो, ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तुम्हारी एग्जाम में भी। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, बिजनेस जर्मनी विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 40,000 तो सबके लिए टैक्सेबल है। अब बचे कितने, 30,000, अब बचे 30,000। तो देखो बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया किसके लिए टैक्सेबल होती है, आरओआर के लिए और आरएनओआर के लिए, आरओआर और आरएनओआर। तो ये हो जाएगा 70 70 और 40, 70 70 40, 70 70 40, गुड, 70 70 40। ये तो सब बता देंगे बच्चों, ये तो सारे से सब लोग बता देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन, क्या करना है इसका बेटा, तीनों के लिए टैक्सेबल है, क्यों, यस वर्षा करेक्ट है, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, बिजनेस इनकम इन इंडिया है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लंदन, हाउस प्रॉपर्टी लंदन में, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी की बिजनेस की इनकम नहीं, अदर इनकम है ना, अदर इनकम्स, बिजनेस के अलावा अदर हेड्स की इनकम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन लंदन, अच्छा ब्रॉट टू इंडिया, बच्चों इससे कंफ्यूज मत होना, हमेशा रिसिप्ट में इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, पहली बार कहाँ रिसिप्ट करी है, तो ये रिसीव्ड इंडिया नहीं है, क्योंकि पहली बार तो पैसे कहाँ रिसीव करे, लंदन में, फिर इंडिया लेकर आ जाओ कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको रिसीव नहीं मानते, इसका सोर्स भी इंडिया नहीं है, तो बचा कौन फिर, आरओआर, आरओआर, दया पापी आरओआर 50,000 रुपए उसके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो अच्छा मतलब है ना, सबसे अच्छी एडवाइस किसी क्लाइंट के लिए क्या हो सकती है, अगर उस क्लाइंट की इनकम का, उस क्लाइंट अलग अलग तरीके से इनकम अर्न कर रहा है, अलग अलग जगह से इनकम अर्न कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी टैक्स एडवाइस ये हो सकती है कि भाई तू ना रेसिडेंट मत बन, तू आरओआर बन जाएगा तो तू फंस जाएगा, तो कि तू कहीं से भी कमाएगा तुझे इंडिया में टैक्स देना है, तेरा इंडिया के बाहर और फैला हुआ धंधा है, तो भाई आप ऐसी जगह जाके रह ले लीजिए जहां पर आपका टैक्स नहीं लगता हो, बट फिर भी सरकार ने उसको भी करप्ट किया है, आपको आगे जाके पता चल जाएगा, अभी सेक्शन आने वाला है, ये तो सब बता देंगे यार, सोर्स इंडिया है। इनकम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, सबके लिए टैक्सेबल है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया है बच्चों, तो तीनों के लिए टैक्सेबल है क्योंकि इसका सोर्स इंडिया है, ये भी तीनों के लिए, ये भी तीनों के लिए। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, ये भी तीनों के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल, बेटा प्रॉपर्टी यानी बिजनेस के अलावा इनकम है, नेपाल यानी सोर्स इंडिया नहीं है और रिसीव्ड इंडिया नहीं है। बच्चों ये कंप्यूटेड वर्ड का मतलब आप समझते होंगे ना, कंप्यूटेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के दे रखी इनने, नहीं तो 30% क्या करना पड़ता, माइनस, याद करिए 30% माइनस करना पड़ता, रिडक्शन दिया हुआ है, तो सीज वालों प्लीज ध्यान देना, अगर नहीं दे रखा तो 30% माइनस करेंगे, तो ये आरओआर के लिए टैक्सेबल है। अच्छा पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होते, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, देखो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है बच्चों, लेकिन जो बाहर की एग्रीकल्चर इनकम है, याद करो मैंने बताया था अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, बाहर की एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। रिसीव्ड देयर एंड ब्रॉट टू इंडिया, रिसीव्ड देयर एंड ब्रॉट टू इंडिया, तो अब यार रिसीव्ड देयर है तो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है बेटा, रिसीव्ड देयर है फिर ब्रॉट इंडिया है, तो रिसीव्ड इंडिया नहीं है, सोर्स भी इंडिया नहीं है, आरओआर के लिए टैक्सेबल है, आरओआर। एग्रीकल्चर इनकम देख के एग्जाम्प्ट मत कर देना, टैक्सेबल है इसके लिए, आरओआर फिर आ गया, यस। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, देखो प्रोफेशनल इनकम आउटसाइड इंडिया बट द प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशनल इनकम आउटसाइड इंडिया बट द प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, तो ये आरओआर और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल होता है, आरओआर और आरएनओआर के लिए 5,000 5,000। वो तो है ही सही यार, खतरों के खिलाड़ी इंडिया में रहना इज लाइक टैक्स देना ही है।
फिर है गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेशन ऑफ वेडिंग। तो यार बच्चों शादी के टाइम पर गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। अब एक बात समझो बच्चों, ऐसे तो वो कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, ये तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पर उसने तो गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ वेडिंग, फिर वो लिख देंगे गिफ्ट रिसीव्ड ₹45,000 फ्रॉम फ्रेंड। तो अब क्या होगा, वहां 50,000 की लिमिट होती है, फ्रेंड से मिलता है तो 50,000 की लिमिट भी होती है, तो मतलब वो कुछ भी पॉइंट डाल सकते हैं। एग्जम्प्ट इनकम किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती, तो वो आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो ये 20,000 रुपए एग्जम्प्ट है, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। और नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सोर्स इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सोर्स इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल है। 12,000 12,000 अगर, समझा नहीं मैं, एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया आरओआर के लिए टैक्सेबल होगी क्या? आउटसाइड इंडिया है ना, एग्रीकल्चर तो आउटसाइड इंडिया तो होगी सही, एग्रीकल्चर आउटसाइड इंडिया है। और आरओआर के लिए तो एनी हाउ कोई सी भी इनकम रिसीव्ड इंडिया नहीं भी हो तो भी टैक्सेबल होगी ना। कहने वाला, देख बेटा, अगर कोई प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, है ना, तो आपको उससे इनकम बाहर भी हो रही होगी ना, तो उससे जो इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, प्रोफेशन केन्या में है लेकिन सेटअप कहाँ हुआ था, इंडिया में, तो इसका मतलब ये आरओआर और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल है, आरओआर और आरएनओआर के लिए इन इंडिया एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है। तो जैसे ये दोनों पॉइंट पे तेरा डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे। फिर सेविंग बैंक अकाउंट, बच्चों सुनो, आपको याद है सेविंग बैंक अकाउंट पे डिडक्शन मिलती है कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, सेविंग बैंक अकाउंट पे 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। लेकिन सुनो, यहीं पे डिडक्ट करके लिखोगे, यहीं डिडक्ट करके लिख दोगे कि बाद में दोगे डिडक्शन? मुझे सीएस वालों से आंसर चाहिए। सीएस वालों मुझे बताओ, ये 10,000 रुपए यहीं माइनस कर दोगे कि बाद में करेंगे? बाद में करेंगे ना बेटा, बस ये याद रखना। 12,000। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, रशिया एंड कंट्रोल फ्रॉम रशिया। बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, आरओआर के लिए टैक्सेबल है, आरओआर। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम तो भैया तीनों के लिए टैक्सेबल है, तीनों के लिए टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, राजस्थान में जो जमीन है उस पर एग्रीकल्चर किया है, तो भैया अगर एग्रीकल्चर तो हमारे देश में एग्जम्प्ट होता है, 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होंगे। ये आ गया, तो ये जीटीआई आ गया बच्चों, इन सबको प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, जीटीआई, सबकी जीटीआई आ गई। अब ये जीटीआई आने के बाद इस जीटीआई में से क्या दे देंगे, डिडक्शन। अब इस हमेशा आपको ध्यान रखना होता है बेटा, जब भी इनकम निकालने की बात करें ना, तो आपके माइंड में ये ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ढूंढ लो कहाँ कहाँ डिडक्शन मिलती है, तो एक टीटी ए की डिडक्शन मिल जाती है, 10,000 रुपए माइनस कर दिए, ये आ गई। अच्छा टीटीए की डिडक्शन, टीटीए की डिडक्शन आप जाकर देखे ना, इंडिविजुअल को मिलती है, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती है, वहां रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंडिविजुअल को मिलती है, तो तीनों केस में वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ओके। नहीं यार सिर्फ ऐसा मत बोलिए। तो ये आपका देखो दो वैरायटी हुई, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने वाली वैरायटी, और दूसरी वैरायटी अपन को ये देखना था कि वो स्कोप क्या रहेगा। अब है ना, हाँ ठीक है, श्रेया का एक क्वेश्चन है वो सबके लिए रेलेवेंट हो सकता है कि सर इसको डिस्क्रिप्शन के साथ प्रेजेंट करे क्या। एक बात बता बेटा, तू डिस्क्रिप्शन लिख पाएगी इस क्वेश्चन में? इतने बड़े क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन लिखने का तू लिखेगी तो तेरा टाइम चला जाएगा। डोंट नीड टू राइट एनी डिस्क्रिप्शन। हाँ लेकिन सुन, 4 से 5 पॉइंट का अगर ये क्वेश्चन आता है, 4 से 5 पॉइंट का, तो फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, अगर टाइम लगे तो, अदरवाइज जरूरत नहीं होती, अदरवाइज मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है।
हाँ, बस यही अमाउंट ऐसा ही करना है अपन को, एक साथ तीनों को ही प्रेजेंट कर दो, ज्यादा बेटर है। और अंदर आप जहाँ यहाँ पर्टिकुलर्स में लिख रहे हो ना, पर्टिकुलर्स में आप जहाँ लिख रहे हो वो अंदर ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो थोड़ा बहुत आपने वहीं लिख दिया चाहो तो। जैसे यहाँ पे इन्हें लिख दिया एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम है, तो एग्जाम करके इन्हें यही लिख दिया। अपन अननेसेसरी टाइम नहीं दे सकते। देखो क्या है, पहले आपको टाइम सेव करना बहुत जरूरी है। और रेजिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन सीए वालों की बात करो मैं, 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, वो लेंदी होता है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस सेट ऑफ के क्वेश्चन वो लोग थोड़े से जल्दी सॉल्व हो जाए वैसे देते हैं, उसका इंटेंशन ये रहता है। अब इसमें भी टाइम दे दोगे ना तो वहां बैंड बच जाएगी आपकी। चलिए, अब बच्चों मैं कह रहा था ना, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो उसके अंदर है ना वो 15 लाख वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 15 लाख वाला पॉइंट। इस बार आप देखो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला भी था कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, पढ़ के जाना। इस बार एग्जाम में आ गया भाई 6 नंबर का, इस बार आ भी गया। अब तुम्हारे इसमें चांसेस कम है, चांसेस कम है, बट यस सीएस वालों को आ सकता है। और सीए वालों को जो मैंने पढ़ा है ना, ये वाला एक्सपेक्टेड ज्यादा लग रहा है मेरे को। और सीएस में भी ये इंपॉर्टेंट है ही सही। अब आपके इसमें सीएस ये भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। एमसीक्यू कभी भी मैं तो पहले अटेम्प्ट नहीं करूंगा एग्जाम में, क्योंकि आज की तारीख में जो एमसीक्यू बना रहे हैं ना ये लोग, खतरनाक एमसीक्यू बना रहे हैं। आई विल नॉट अटेम्प्ट एमसीक्यू। कम से कम आखिरी के 15 मिनट बचेंगे तो टिक तो मार पाऊंगा ना मैं। अगर गलती से कुछ भी नहीं आया तो टिक तो मार सकता हूँ ना। अगर तुम्हारा आखिरी के 15 मिनट बचे और एक क्वेश्चन सॉल्व करना, दो क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इट्स माय व्यू कि फिर मिसेस श्रुति की बात करते हैं। मिसेस श्रुति इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है साहब, इंडिया की है। इज करंटली इन एम्प्लॉयमेंट विथ ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन यूएई। बच्चों ये बहुत अच्छी जगह है यूएई। यूएई है मतलब टैक्स नहीं लगता है। हाँ उतनी लेंथ प्रॉपर है, उससे थोड़ी कम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जितनी यहाँ लेंथ है ना, ऐसा ऐसा क्या छाप के आना है ना। इनकम टैक्स के अंदर पहले ही पॉइंट्स याद आ जाए, वो फिगर्स अमाउंट्स वगैरह याद रहे, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए। तो आपको इतना लेटना नहीं है एग्जाम में, बस इतना याद रखो, नोट्स के चक्कर में ज्यादा लेटो मत। जहां नोट डालना है मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, कैपिटल गेन में चिल्ला चिल्ला के बोला, लेट कर आना है, नोट डालो वहां पे, खूब ही नोट डालो, क्योंकि वहां का प्रैक्टिकल जो आप करोगे वो बहुत छोटे होता है। नाउ ड्यूरिंग द प्रीवियस शी कम्स टू इंडिया, 157 दिन के लिए आ गई, क्यों वही आ रही है, 157 दिन के लिए आ गई। तो सब शी इज इन इंडिया, ओके। अब बच्चों सुनो, इंडियन सिटीजन और ये इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, विजिट आई, अब दुबई में रहती, यहाँ क्यों आई, आ गई, अपने को परेशान करेगी। आने के बाद क्या कर रही है, 157 दिन रह गई। सब 182 दिन ही रह जाती, क्योंकि 182 दिन रह जाती तो फर्स्ट कंडीशन तो सब पे एप्लीकेबल थी। लेकिन अब ये रह गई 157 डेज, तो भाई सेकंड कंडीशन लगेगी। अब सुनो, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, उनके ऊपर सेकंड कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन होने लग गई थी, अगर होने लग गई थी क्यों, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से क्या होगी ज्यादा, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी, तो होगी, और होगी तो फिर 120 दिन देखेंगे। तो भाई 157 दिन रह रही है, 157 दिन रह रही मतलब 120 दिन से क्या हो गई ज्यादा। तो यार क्या करें, देखना तो पड़ेगा ना, 120 दिन भी होगा उसके, अगर मान लो वो 111 दिन इंडिया आती तो क्या जाता उसका, अपन सीधा ही बोल देते कि नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि सेकंड कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होती नहीं, 120 देखने होते हैं वहां पे, भला ही इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाए। लेकिन क्या करे अब इसका, अब देखना पड़ेगा इंडियन इनकम कितनी है इसकी, इंडियन इनकम देखो कितनी है। अच्छा देखो ये कैसे निकाल, इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। इनकम का मतलब क्या होगा आपका, टोटल इनकम, इनकम का मतलब टोटल इनकम। तो हमें ना श्रुति की सारी इंडियन इनकम लेनी पड़ेगी 15 लाख की इनकम कैलकुलेट करने में, सिर्फ इंडियन इनकम। लेकिन बच्चों दो फॉरेन इनकम भी लेंगे, दो फॉरेन इनकम भी लेंगे, याद रखो कौन कौन सी, जरा देखो। बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस तो आउटसाइड इंडिया है बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो ये इंडियन इनकम में काउंट करना है, यानी 15 लाख की लिमिट में काउंट करना है। और बेटा एक और एक चीज याद रखो, कौन कौन सी,
प्रोफेशन इनकम आउटसाइड इंडिया, प्रोफेशन इनकम आउटसाइड इंडिया बट सेटअप इन इंडिया, उसको इंडियन इनकम लेना है। तो इंडियन इनकम हमें कंसिडर करनी है उसकी, लेकिन दो इनकम जो फॉरेन की होगी वो आपको 15 लाख में कैलकुलेट कर। अच्छा एक बात ये बताओ, ये 15 लाख की इनकम पे मैं ये 15 लाख में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? टैक्स देने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं ये इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं चेक करूं कि वो आपका रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। मैं चेक करने के लिए कर रहा हूं बेटा, चेक करने के लिए। ठीक है। अब एक बात समझना बच्चे, इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है? इंडियन इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम? तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और या तो इनकम का सोर्स इंडिया। जनरली दो इनकम को हम कौन सी इनकम मानते हैं? इंडियन इनकम ट्रीट करते हैं। या तो रिसीव्ड भी इंडिया में हो, या फिर उसका सोर्स भी क्या हो? इंडिया। दो इनकम को हम इंडियन इनकम मानते हैं, या तो इनकम कहां रिसीव कर लिया आपने? इंडिया में, या फिर सोर्स भी इंडिया में हो। ठीक है। तो यसीर भाई, अगर आपने इंडियन इनकम रिसीव इंडिया में करी है, या फॉरेन इनकम, इनकम तो फॉरेन की है। इनकम, यसीर का क्वेश्चन ये है कि सर इनकम कहां की है? फॉरेन की है, बट उसको रिसीव कहां कर लिया? इंडिया में। तो क्या उसे 15 लाख में काउंट करना है क्या? सोचो, अच्छा क्वेश्चन है उसका कि सर फॉरेन की इनकम है लेकिन रिसीव कहां कर ली? इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल, उस वो जॉब करती थी जर्मनी में, जॉब करती थी जर्मनी में, लेकिन पैसे कहां रिसीव कर लिए उसने? इंडिया में। तो क्या मैं 15 लाख की जो इनकम कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये तो बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला पॉइंट तो है ही नहीं, प्रोफेशन वाला पॉइंट तो है ही नहीं कि सेटअप इन इंडिया में था। वो तो जॉब कर रही थी जर्मनी में, लेकिन पैसे कहां रिसीव कर लिए? इंडिया में। तो आप मुझे बताओ 15 लाख के लिए मैं उसे काउंट करूं कि नहीं करूं? आप मेरा पॉइंट समझे क्या हुआ? पॉइंट समझे मेरा क्या हुआ? यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम फॉरेन इनकम को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन मान लो इनकम तो फॉरेन है, लेकिन वो रिसीव कहां कर ली? इंडिया में कर ले, है ना। देखो एक बात बताऊं, सही बात बोलूं ना, तो इसका सही आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि लॉ उतना ज्यादा क्लियर नहीं है इस मैटर पे, लॉ उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन एज पर माय नॉलेज, एज पर माय नॉलेज मैं आपको ये कहूंगा कि इनकम, इनकम, इंडियन इनकम किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम? तो अगर ये बात आती है इंडियन इनकम निकालने की, तो वो रिसीव भी इंडिया वाली मानी जाती है और सोर्स भी इंडिया मानी जाती है। तो मानना पड़ेगा बेटा, मान लो फिर। तो जब तू पैसे कमा बाहर रही, तो रिसीव भी बाहर करना, रिसीव भी बाहर कर। एक व्यू, मेरा व्यू यही है, मेरा व्यू यही है कि हम इसको कंसिडर करेंगे, बट लॉ इज नॉट क्लियर। लॉ इज नॉट क्लियर, तो हम क्या कर सकते हैं? एक अजम्पशन ये भी ले सकते हैं कि ऐसी रिसीव्ड को हम भला ही उसका, क्योंकि रिसीव्ड इंडिया में हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेटा उस पर टैक्स, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, 100% उस पर टैक्स लगेगा, 100% उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन 15 लाख का कैलकुलेशन करते के लिए हो सकता है कि हम ये कंसिडर ना भी करें। तो व्यूज पॉसिबल है। मेरा व्यू ये है कि कर लेना चाहिए, मेरा व्यू ये है कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बात बताता हूं क्यों, मैं दो तीन रीजन आपको दे सकता हूं इसके ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इनकम की बात करते हैं, इनकम, तो इनकम यहां पर क्या लिखा है मालूम है? इस सेक्शन के अंदर, अगर किसी की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो इनकम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? इनकम का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम का मतलब टोटल इनकम। क्या होता है? नहीं लिखा वहां पे, वहां नहीं लिखा है, लॉ मेकर्स ने नहीं लिख के दिया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं कि टोटल इनकम मानो, क्योंकि जहां पर भी इनकम की बात आती है, इनकम टैक्स में लिखा है कि टोटल इनकम मान लीजिए। अगर साइलेंट है तो टोटल इनकम मान लीजिए, टोटल इनकम मान ली। तो टोटल हमको श्रुति की क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में से क्या देंगे? डिडक्शन। टोटल इनकम में से डालेंगे अब मैं आपको, आपको चलो कंफ्यूज करना है तो और भी कर सकता हूं। मैं आपको बोलूंगा बताओ ओटीआर है और डीटीआर है, अब बताओ क्या होगा? क्योंकि डीटीआर तो डिडक्शन ही नहीं मिलती है, तो फिर इनकम किससे निकालेंगे? कौन सी स्कीम से निकालेंगे? ओटीआर से निकालेंगे कि डीटीआर से निकालेंगे? लॉ ने नहीं लिखा। तो सर इस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन भी नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं आपको क्या बोलूंगा, अगर श्रुति को ज्यादा, श्रुति के लिए जो बेनिफिशियल है अपन वो काम करेंगे।
ओटीआर अच्छा है तो उसके लिए ओटीआर से काम करेंगे, डीटीआर अच्छा है तो उसके लिए डीटीआर से काम करेंगे। समझो आप मेरी बात। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना सीएस मॉड्यूल में है ना सीए मॉड्यूल में है। ठीक है, चलिए अभी अपन आ जाते हैं यहां पर। हाँ, रिसीव इंडिया का मतलब ये है, देखो अभी यहाँ पर क्या था, सिंपल सी बात, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बस इतनी सी बात है कि ये जो 7 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल उसने जर्मनी में कमाए, लेकिन रिसीव कहाँ कर लिए, इंडिया में, तो क्या इसे 15 लाख के कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? टू व्यूज आर पॉसिबल, 7 को करना भी है और 7 को नहीं भी कर सकते हैं, दोनों अजम्पशन लेके सॉल्व कर लो, क्योंकि लॉ इज नॉट क्लियर। हाँ, आना पड़ेगा यार, आना पड़ेगा कि ये अजम्पशन लेते हैं तो ऐसा है, ये अजम्पशन लेते हैं तो ऐसा है। बट मेरा अजम्पशन क्या रहेगा, मेरा फर्स्ट व्यू क्या रहेगा कि यार भाई रिसीव्ड इंडिया मतलब वो इंडियन इनकम है। मिसेस श्रुति इज एन इंडियन सिटीजन, इज करंटली एन एम्प्लॉयमेंट विथ ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन दुबई। शी कम्स टू इंडिया, इतने दिन के लिए आती है, ठीक है वो सब है। अब हमें ये देखना है कि उसकी इंडियन इनकम कितनी है। बेटा इंडियन इनकम देखो सबसे पहले, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएई, तो ये 2 लाख है। क्या बात करी, यूएई में 2 लाख ही कमाए इसने, तो यूएई के अंदर 2 लाख कमाए। अच्छा देखो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है कि ये अर्न भी कहाँ करे हैं, यूएई में, और रिसीव भी कहाँ करे हैं, यूएई में। तो अच्छा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा अगर यहाँ पर ये ऐसा हो जाता कि वो रिसीव इंडिया में कर लेती, तो रिसीव्ड इंडिया में कर लेती तो मैं उसको इंडियन इनकम मान लेता, मैं मान लेता, और एक नोट डाल के ये भी बोल देता कि साहब नहीं भी है। फिर नेक्स्ट, नहीं फर्स्ट कंडीशन कहाँ लग रही, फर्स्ट कंडीशन के लिए 182 डेज चाहिए अभिश्री। फिर इनकम अर्न एंड रिसीव फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएई, हमें क्या करना है यूएई की प्रॉपर्टी से, यूएई में उसका घर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनकम डीम टू और अक्रू और राइज इन इंडिया कितनी है, 5 लाख, ये तो काउंट करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस, हाँ, अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल, बट ये आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसको इंडिया मानना है, इसको इंडिया मानना है। ठीक है, तो 5 और 10 कितने हो गए, 10 को भी काउंट करेंगे। और इनकम अक्रूड एंड राइज इन इंडिया कितना हो गया, 3 लाख, तो ये हो गई कितनी बेटा, 18 लाख। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम का मतलब टोटल इनकम होता है, इनकम का मतलब टोटल इनकम होता है, तो टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन यूएई, सी एटीसी की डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 1.5 लाख की, तो 18 लाख में से 1.5 लाख चले गए, तो कितने बचे, 16,50,000। नाउ हाउ यू विल प्रेजेंट इन एग्जाम, पहले लिखेंगे टू बिकम रेसिडेंट देयर आर 2 कंडीशंस, 1 and 2, सेकंड कंडीशन विल अप्लाई ऑन टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन ओनली इफ देयर इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख, करके ऐसा लिखा आपने पूरी थ्योरी। इन द गिवन क्वेश्चन श्रुति's टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख, एक्सीड्स 15 लाख, तो सेकंड कंडीशन विल अप्लाई, एंड सेकंड कंडीशन विल अप्लाई, एंड सेकंड कंडीशन के लिए कितने दिन है, 157 दिन, और पिछले 4 सालों का टोटल दे रखा है, तो बच्ची वो हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी RNOR, बच्ची RNOR है, बच्ची RNOR है। तो पहले ये प्रेजेंटेशन दे दिया, कंप्यूटेशन आप क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस श्रुति करके, बच्ची नहीं है सर, ये तो बड़ी हो गई अब, मिसेस है, सॉरी, आई एम सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन आ गया इस बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ गया श्रुति वाला, 6 नंबर का आ गया इस बार एग्जाम में। हाँ कर सकते हैं, एटीसी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, एटीसी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप बाहर, आप कोई सी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं, इंडियन कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, बाहर की कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। और सीएस वालों के लिए आएगा तो 5 से 6 नंबर, आपको बेटा सीएस वालों हर क्वेश्चन 5-6 नंबर के आते हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ के, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक वो 10 मार्क्स का आता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीए मॉड्यूल का है, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी एग्जाम में अदर सोर्सेज और 1-2 चैप्टर के अंदर सीए मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे थे सीएस एग्जाम में, तो याद रखना सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन करके जाओ, अगर कोई करना भी है तो सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करिए।
वहां से ज्यादा पूछ रहे हैं। डेविड एन इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अफेयर करता है ये डेविड। लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया छोड़ के गया है 31/3/24 को। तो बेटा 24-25, 24-25 के अंदर, देख रहा हूँ मैं आपका डाउट, 24-25 के अंदर ये था ही नहीं इंडिया में, छोड़ के चला गया, सब इंडिया में था ही नहीं। 23 साल खत्म चालू होने से पहले ही चला गया। ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा, तो कनाडा चला गया। he did not visit India anytime during the year, आया ही नहीं 24-25 में कभी। देखो कितना लेट रहा है क्वेश्चन, एग्जाम में कितना लेटा रहा है आपको कि साहब कभी है ही नहीं 24-25 में, इंडिया में था ही नहीं, तो बच्चे बोल दे कि वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, वो नॉन रेसिडेंट है। तो ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ नॉन रेसिडेंट है, वो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए वो इनकम तो टैक्सेबल होगी ना बेटा जिसका सोर्स इंडिया होगा, का सोर्स इंडिया होगा वो तो टैक्सेबल होगी। या रिसीव्ड इन इंडिया होगा वो तो टैक्सेबल होगी। हाँ, यस प्रांशु, एकदम एकदम सही बोला। अब सैलरी तो 5 लाख है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय से सैलरी मिलती है इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया, आपको याद है मैंने बताया था, उसका सोर्स इंडिया होता है, उसका सोर्स इंडिया होता है, उसका सोर्स इंडिया होगा। तो ये जो सैलरी है ना 5 लाख रुपए, ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये सैलरी जो 5 लाख रुपए है टैक्सेबल हो जाएगी। फिर फॉरेन अलावेंसेस एंड पर्क्स, फॉरेन अलावेंसेस एंड पर्क्स, आपको याद है फॉरेन अलावेंसेस एंड पर्क्स क्या होते हैं, इनके एग्जम्प्ट होते हैं। फॉरेन अलावेंसेस एंड पर्क्स इनके एग्जम्प्ट होते हैं। भाई देश के बाहर काम कर रहे हैं यार, कुछ तो बेनिफिट दे, क्यों जाएगा कोई बाहर काम करने के लिए अपने घर परिवार को, अपने देश के अपने लोगों को छोड़ के। ठीक है साहब, एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, अच्छा सुनो मेरी बात, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन एफडी इन इंडिया, मतलब इसका सोर्स इंडिया हो गया, ये भी टैक्सेबल है। तो ये 5 लाख भी टैक्सेबल है और ये 1 लाख भी टैक्सेबल है। लेकिन सुनना, एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल, तो ये तो टैक्सेबल होती है, लेकिन ये तो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तो इस नॉन रेसिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगी। और इनकम फ्रॉम हाउस, नेपाल में क्या कर रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, दोनों ही टैक्सेबल नहीं है, दोनों ही टैक्सेबल नहीं है, दोनों ही टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। तो बेटा फिर उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल हुई, 5 और 1 कितनी होगी, 6 लाख रुपए। सो ये 6 लाख रुपए टैक्सेबल। सो आपको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा like salary received from the government of India by an Indian citizen outside India will be considered as source India, and for residents or non-resident whatsoever does not matter, वो वाली इनकम टैक्सेबल होगी। सैलरी, जी आप, सैलरी मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, सैलरी चाहिए आपको 6 लाख। लास्ट पॉइंट अगेन, देख सुन, इधर देख, डेविड तो था, डेविड तो था नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट था। तो नॉन रेजिडेंट था, तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो आउटसाइड इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल होती नहीं ना। तो सर आपने ये क्यों टैक्सेबल कर दी, कन्नाडा वाली सैलरी क्यों टैक्सेबल कर दी, कन्नाडा वाली सैलरी इसलिए टैक्सेबल कर दी, वो भले ही थी तो आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका सोर्स इंडिया मानते हैं क्योंकि सोर्स रूल लगता है। वो जस्ट बेटा मैंने, आप टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, मैंने अभी हाल डाल दी है, आपको मिल गई है पीडीएफ इसकी, डाल दी है मैंने पीडीएफ। कंप्यूट दी ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपका क्या डाउट था यार, जी आपका डाउट क्या था एग्जैक्टली exactly? सैलरी क्यों आई, मैंने यही यही बताया ना, सैलरी क्यों आई। नहीं, नाउ लेट्स कम ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करते बेटा, आशा से आपको बहुत निराशा हो जाएगी। अभी 8 नहीं करते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, 9 पे पहले आते हैं। सर बट डेविड सेकंड कंडीशन से रेसिडेंट नहीं होगा, सेकंड कंडीशन के लिए क्या चाहिए होता है, 60 दिन चाहिए होते हैं, 60 दिन कहाँ हो रहे हैं उसके, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होती है, खुशी, पहली बात तो वो 23/4/24 को चला गया ना,
एक भी दिन नहीं था प्रीवियस ईयर 24-25 में। ठीक है, 10 बजे तक क्लास है, 10 बजे तक। अदर सोर्सेज के क्वेश्चन कम है बेटा, मेन तो इसके 6 नंबर का यही आता है, अदर सोर्सेज हमेशा किसी और के साथ मिक्स होके आता है। 10 बजे तक क्लास है अपनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइक केविन, केविन अ नॉन रेसिडेंट, ऑल्सो एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, किसी के भी एग्जाम में आ सकता है ये, ज्यादातर सीए में चांस होंगे इसके। हाँ तो 10 बजे तक बेटा, 10 बजे तक मेरी क्लास है, 10 बजे के बाद ऑडिट की क्लास है, क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। कौन सी अकेडमी? अच्छा, तो जाने में 1 घंटे को लगते हैं, जाने में 1 घंटे थोड़ी लगते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अभी करो यार, करो, अभी तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद अपन आखिरी में डिसाइड करेंगे बच्चों। केविन को देखते हैं, केविन को क्या हुआ। केविन इज अ नॉन रेसिडेंट, बहुत ही बढ़िया, ऐसा क्वेश्चन अच्छा लगता है कि सीधा ही बोल दे कौन है वो। इंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है साहब। अब नॉन रेसिडेंट है, उसको ये सारे ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा है। सबसे फर्स्ट है 20 लाख रुपए फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट ओवर यूज ऑफ अ पेट। अच्छा सुनो यार, अब ना यहाँ सोर्स रूल के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, सोर्स रूल के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। तो सोर्स रूल के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको याद है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती तो हमेशा सोर्स ऑफ इंडिया होता है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से तभी सोर्स इंडिया होता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से तभी सोर्स इंडिया होता है जब उसका यूज इंडिया होता है, यूज 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 यूज। तो बेटा यूज कहाँ हो गया, इंडिया, यूज इंडिया है मतलब इसका सोर्स इंडिया है। अभी नहीं, उसका सोर्स इंडिया है, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल, तो 20 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि इसका सोर्स इंडिया है। हाँ अब देखो बेटा, यहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यहां पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर ऐसा थोड़ी करना है कि आर के लिए क्या होगा, एनआर के लिए क्या होगा, आर के लिए क्या होगा, क्योंकि फिर तीनों के एंगल से एक्सप्लेन करोगे तो कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन जाएगा। यहां पर एक ही लिखा ना अपन ने, चीजें रिसीव्ड इन इंडिया बिजनेस, सॉरी सोर्स इंडिया मानते हैं इसके लिए। received foreign currency equivalent of 15 lakh from a non-resident for use of know-how for a business in Sri Lanka and this received in Korea। अरे सब ठीक है, बहुत सारी बात, नॉन रेसिडेंट इधर देखो, रिसीव्ड इन कोरिया हुआ, कोरिया मतलब कोरिया, और इधर से आपका श्रीलंका मतलब श्रीलंका, दोनों इंडिया नहीं है बेटा, ना यूज इंडिया है ना रिसीव्ड इंडिया, ना यूज इंडिया ना रिसीव्ड इंडिया, तो ना, खत्म बात, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट इस बात करते हैं, रिसीव्ड ₹7 लाख फ्रॉम यारार, एन इंडियन कंपनी एज अ फीस फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया। तो ₹7 लाख रिसीव्ड फ्रॉम आरआर लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी एज फीस फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया, इन इंडिया, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर इसका यूज इंडिया हो जाए, यूज इंडिया यूज इंडिया यूज इंडिया यूज इंडिया, तो सोर्स इंडिया बन जाता है, टैक्सेबल। ना ये करके जाना, ये एफटीएस वाला पॉइंट जरूर करके जाइएगा, एफटीएस, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, उसको याद करो, मैंने कॉलम तीन आपको एक छोटा सा चार्ट बनाया था, रिसीड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा टैक्सेबल, यूज देखना ही नहीं है, बट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से तभी टैक्सेबल होगा जब यूज इंडिया होना चाहिए। रिसीट 5 लाख फ्रॉम अ कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर कंडक्टिंग एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन नेपाल एंड नेपाल एंड नेपाल एंड नेपाल एंड नेपाल एंड नेपाल आ रहे पूरे क्वेश्चन। भाई सुनो, सुनो 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 सुनो, मिला तो रेसिडेंट से है, लेकिन यूज भी देखना होता है, यूज कहाँ किया है, यूज कहाँ किया, इंडिया में किया क्या, नहीं नेपाल में किया, साहब जाइए नेपाल, नॉट टैक्सेबल। बेहतरीन पॉइंट, आखिरी वाला। हाँ सोर्स इंडिया हो जाएगा ना, फिर उसका यूज इंडिया हो जाएगा। रिसीव 8 लाख टुवर्ड्स इंटेक, ये वाला पॉइंट है, 8 लाख टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय अ नॉन रेसिडेंट फॉर दी पर्पस। देखो, केविन, केविन ने, केविन एक खुद नॉन रेसिडेंट है, उसने ना किसी को लोन दिया होगा, वो भी नॉन रेसिडेंट है। देखो, रिसीव 8 लाख फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय अ नॉन रेसिडेंट, मतलब एक दो नॉन रेसिडेंट आपस में खेल रहे हैं, दो नॉन रेसिडेंट आपस में खेल रहे हैं साहब, लेकिन हमें क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है बेटा, क्योंकि इसका यूज कहाँ हो रहा है, बिजनेस में।
तो याद करो मैंने कहा था रेसिडेंट से मिले नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए क्या याद रखोगे, अगर रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट से मिल रहा है और उस पैसे का यूज या उस असेट का यूज, उस सर्विसेज का यूज इंडिया हो जाए तो टैक्सेबल हो जाएगा भैया, टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। अब मैं ना बहुत कम बच्चे आंसर दे पाएंगे इस बात का, मैं इसको डिफिकल्ट बना देता हूँ बच्चों, इसको डिफिकल्ट बनाया तो इस पॉइंट में एक पॉइंट, एक सिर्फ उस पॉइंट के लिए मैं क्वेश्चन लेने वाला था लेकिन वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, उस इस पॉइंट में चेंज कर देता हूँ, बाकी पॉइंट उसमें सेम थे। अगर एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, बिजनेस, पैसे का यूज बिजनेस के लिए नहीं हुआ है, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए हुआ है, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने के लिए हुआ है, बिजनेस के लिए नहीं हुआ है। आप याद करो मैंने कहा था नॉन रेसिडेंट को इंडिया में यूज का यूज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट के लिए, ये बात सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। तो अगर इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर दिया बेटा या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज कर दिया तो फिर सोर्स इंडिया नहीं मानेंगे, फिर सोर्स इंडिया नहीं मानेंगे। तो सीएस वालों प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग, क्या है कि वो पैसे का यूज इंडिया में तो हो रहा है लेकिन किसके लिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो पैसा बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, बिजनेस के अलावा कोई और यूज है ना तो फिर उसका सोर्स इंडिया नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं शेयर मार्केट का पैसा, हाँ शेयर मार्केट का पैसा तो किसके लिए टैक्सेबल होगा, वो तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए टैक्सेबल होगा। यहाँ तो बात केविन की चल रही है, यहाँ तो बात केविन की चल रही है ना, यहाँ तो बात केविन के लिए चल रही है ना कि केविन को इंटरेस्ट मिलेगा। आप क्या बोल रहे हो कि सर वो इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा तो शेयर मार्केट से इनकम केविन की नहीं होगी, केविन ने जिसको पैसा दिया उसकी होगी, वो उसके लिए टैक्सेबल है। यहाँ बात चल रही है केविन के एंगल से, पॉइंट में हल्का सा चेंज किया बच्चों मैंने। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस रोज and compute her gross total income chargeable to tax in the year. Rose is an Australian citizen, got married to Ram. नहीं नहीं, रोज को तो अपन अभी बाद में देखेंगे, रोज के पहले आशा को देखेंगे, रोज से पहले आशा को देखेंगे। आशा, तब आशा, चलो अब आशा को देखते बेटा। मिस आशा इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, सब नाम से ही क्लियर है। मिस आशा इज एन इंडियन सिटीजन, शी इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, लॉयर है लॉयर। शी स्टार्टेड हर कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन इंडिया। अच्छा, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ओके वी गॉट दिस पॉइंट, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। उसका नाम है न्यू वे एसोसिएट्स, न्यू वे एसोसिएट्स मतलब न्यू वे एसोसिएट्स। इन May 24 शी गॉट मैरिड टू मिस्टर राम। उसकी शादी किससे हो गई बेटा, मिस्टर राम से हो गई, राम जी से हो गई। तो शी गॉट मैरिड टू मिस्टर राम एन अमेरिकन सिटीजन। जो राम जी है वो कहाँ के सिटीजन है, राम जी अमेरिका के हैं। मिस्टर राम केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 मई 2022। तो राम जी इंडिया पहली बार ही आए, वो कब आए, 1 मई 22 को, व्हेन ही जॉइंड एमएनसी इन इंडिया। तो ठीक है साहब, यार बहुत, अब यहाँ पर क्या हो गया मालूम है, एक तो आशा भी आ गई और राम जी भी आ गए, तो ये चीज है। फिर ही गॉट प्रमोशन एंड ट्रांसफर टू दुबई, उसका ट्रांसफर हो गया दुबई में। ही लेफ्ट टू दुबई ऑन 1 अक्टूबर 23। तो राम जी दुबई चले गए, अब 1 अक्टूबर 23 को चले गए। तब हमारा क्वेश्चन तो कब का था, 24-25 का, हमारे हमारे उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, 24-25 का, तभी तो कुछ चल ही नहीं रहा, सब पुरानी कहानियां चल रही इनकी। मिसेस आशा अकम्पेंड हिम टू दुबई, तो आशा भी गई इनके साथ, तो जाएगी सी, ऑब्वियसली बात, धर्म पत्नी है। मिसेस आशा अकम्पेंड हिम टू दुबई, शी स्टार्टेड फॉलोइंग कंसल्टेंसी देयर, बोथ ऑफ देम केम टू इंडिया फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द, अच्छा अब आए यार, कुछ तो हुआ ना कम से कम, देखो दोनों इंडिया आए हैं बच्चों, दोनों इंडिया आए हैं। कौन कौन इंडिया आए हैं, एक तो आशा भी इंडिया आई है और राम जी भी इंडिया आए हैं, कब, जून से लेके 3 मंथ्स फ्रॉम जून जुलाई अगस्त, जून, तो जून के 30 दिन
जुलाई के 31 और अगस्त के 31, एक बार टोटल करो तो कितना हो रहा है? 30 प्लस 31 प्लस 31, 92 डेज। 92 डेज। बट अपन पहले किसकी बात कर लेते हैं? राम जी की बात कर लेते हैं। पहले अपन राम जी की बात करते हैं। अब इसमें दोनों की इनकम निकालना है, राम जी की भी इनकम निकालनी है, आशा जी की भी इनकम दे रखी है। तो पहले अपन राम जी की बात करते हैं। अच्छा, राम जी रेसिडेंट है कि नहीं 24-25 के लिए? तो देखो, सबसे पहले कंडीशन याद करो। कंडीशन क्या है? देखो, अभी इतना खतरनाक क्वेश्चन है, इसको सोचोगे कैसे? अपने अपने आप को फोकस करके कि कंडीशन क्या है। 182 दिन? तो नहीं, 182 दिन नहीं। फिर दूसरा, क्योंकि वो आए नहीं इतने दिन के लिए, 3 महीने के लिए आए, 92 डेज ही हो रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या था? प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? 60 डेज। प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? 60 डेज, यस। अब सुनो, राम जी ना इंडियन सिटीजन है, ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि इन्हें लिखा है मिस्टर राम एन अमेरिकन सिटीजन। देखो कितना कंफ्यूज करते हैं नालायक कौन। अपन राम जी करके अपन सोचते हैं कि वो तो पूरे इंडिया के ही होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही होंगे। अब क्या लिख के रख दिया? नहीं, अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन। तो मतलब उन पे फर्स्ट कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी, सेकंड भी एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट भी एप्लीकेबल है और सेकंड भी एप्लीकेबल है। तो अब सुनो, सेकंड एप्लीकेबल करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? पिछले 4 सालों को टोटल करना पड़ेगा। पिछले 4 सालों को टोटल। तो पिछले 4 सालों का टोटल आप जब करोगे, तो 4 सालों को टोटल में आएगा, एक तो 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21। 20-21, ये 4 का टोटल करना है। तो यार अब देखो क्या लिखा था। मिस्टर राम केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट में 22 22 में आए। और कब गए बेटा? वो 23 में। यहां से यहां तक थे देखो इंडिया में। तो चलो देखते हैं कितने दिन वो इंडिया में थे। 22 और 23 तक, 22 से लेके 23 तक देखना पड़ेगा। तो मई को आए, तो मई को पूरा काउंट करना है। 31 दिन, 31 दिन 2022-23 में, 31 प्लस 30 जून के करके एक बताना, 22-23 में कितने दिन हो रहे हैं? नहीं, फर्स्ट कंडीशन 90 डेज का है। 22-23 में कितने दिन हो रहे हैं बेटा? 1 मई 22 से लेके 31 मार्च 23 तक कितने दिन हो रहे हैं? 153। नहीं, ज्यादा होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। 335। नहीं नहीं, सुनो कहां से कहां तक कर रहे हो, सुनो कहां से कहां तक कर रहे हो बेटा। ये मई 22 से अक्टूबर अगले साल के 23 तक है। तो इस साल 22-23 में, इस साल 22-23 में 336 डेज। और सुनो, 23-24 में कहां से, 23-24 में कहां से हो जाएंगे? 1 अप्रैल से, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31। सीएस एग्जाम में नहीं आएगा इतना डिफिकल्ट, सीएस एग्जाम में इतना डिफिकल्ट पूछ नहीं सकते वो, क्योंकि सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस थोड़ी पढ़ना है अपने को। तो 30 प्लस 31 प्लस जून का 30, 31 और जुलाई और अगस्त करके करोगे तो आएगा 23-24 के 184 डेज। बताओ बच्चों, सही बोला कि नहीं बोला? ये समझ में आया क्या हुआ? ये समझ में आया क्या हुआ आपको? टोटल मिला के कितने दिन हो गए? 519 दिन। अब मुझे बताओ कितने दिन चाहिए होते हैं? पिछले 4 सालों को टोटल कितना चाहिए होता है? पिछले 4 सालों को टोटल चाहिए होता है 365 डेज या उससे ज्यादा। हो गया ना? तो राम जी क्या बन गए बेटा? राम जी क्या बन गए? आपके रेसिडेंट बन गए। और हमारे राम जी जो है वो रेसिडेंट है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो आरओआर है कि आरएनओआर है। आरओआर है कि आरएनओआर है। अब ठीक है, अब एक बात बताओ यार, मेरे को तो लग रहा है कि वो आरएनओआर है। अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन वो आरएनओआर है। बताऊं क्यों? क्योंकि यार देखो, पिछले 7 सालों को टोटल होना चाहिए 730 दिन या उससे ज्यादा, लेकिन वो पहली बारी कब आए थे? 1 मई 22 को। तो अपन ने दिन गिन लिए ना, वहां से वहां तक कितने दिन होते हैं? 519 दिन। प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर के 90 दिन को या जो भी दिन आ रहे थे उसको छोड़ के, पिछले 4 सालों को, 7 सालों को डॉलर चाहिए 730 दिन या उससे ज्यादा, तो आर एन ओ आर है भैया, आर एन ओ आर। ठीक है साहब। तो अब देखिएगा बच्चों, ये रही बात राम जी की। अब राम जी की इनकम है आर ओ आर, आर एन ओ आर के हिसाब से टैक्सेबल करनी है। सैलरी फ्रॉम कंपनी इन दुबई, नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई, नॉट लाइबल फॉर टैक्स इन दुबई। ठीक है, तो साहब ये आउटसाइड इंडिया की इनकम है, ये टैक्सेबल नहीं होगी।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि इसका सोर्स इंडिया है। मतलब हमें ये देखना पड़ा कि यार नहीं, ये टैक्सेबल क्यों कर रहे हो, कि आपने ये टैक्सेबल क्यों किया दुबई की इनकम। आरएनओआर की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, रिसीव्ड इन इंडिया, सोर्स इंडिया। अदर इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल थोड़ी होती है, तो ये टैक्सेबल नहीं है। ये टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, ये भी टैक्सेबल है क्या बच्चों, इसका भी सोर्स इंडिया है, ये भी टैक्सेबल है। तो ये 2.5 लाख भी टैक्सेबल है, ये 4,60,000 भी टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी 65,000, ये भी टैक्सेबल है। तो अपन उनकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल करेंगे, 2.5 लाख, 4,60, 65 और ये आ जाएगा 4,75। ना ना, अरे एक बात बताओ, राम जी की इनकम के लिए 15 लाख वाला क्लॉज देखना है कि नहीं देखना है, सोच के बोलना, राम जी की इनकम के लिए 15 लाख वाला क्लॉज देखना है कि नहीं देखना है। मैं बोल रहा हूँ नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है, मुझे सोच के बोल दो। नहीं देखना है, नहीं देखना है, सब लोग बोल दो, सीएस वालों भी बोल दो नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। हाँ, अब ये मान लो, अब आप अजम्पशन डाल देगा भाई, हमें अजम्पशन डाल देंगे भले ही वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन जो राम जी की नानी थी वो इधर झारखंड की थी, तो सब आपने अजम्पशन डाल दिया कि नानी झारखंड की थी ना, दादा कहीं बिहार के थे, तो फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएंगे। या फिर राम जी इंडिया के हैं लेकिन उनके लाइक फादर का बोर्न कराची में हुआ था, तो फिर वो अनडिवाइडेड इंडिया वाला पॉइंट लगा दोगे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जिसका जन्म दादा दादी पापा पप्पी नाना नानी का जन्म हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में। अब याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था बहुत खतरनाक वाला, वो डेविड है मिस्टर डेविड है, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है, लेकिन उनकी दादी केन्या की है, उनके दादा पता नहीं अफ्रीका के कहीं के मैंने बताए थे, फिर उनकी मम्मी जो है कोरिया की है, पापा जापान के है, नाना इधर भिंड मुरैना के निकल गए, तो फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है तो इंडियन ओरिजिन का नहीं हो सकता, जड़ें कहीं से भी निकल सकती हैं। सर 7 साल 730 दिन वाला प्रोविजन कब लगता है और 4 साल वाला कब। देख, पहले तो है ना, चार पहले तो 7 साल, पहले तो 4 साल वाला लगा, रेसिडेंट बना के देख के यार वो रेसिडेंट बना कि नहीं बना, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो पिछले प्रीवियस ईयर में 60 और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर ये हो जाता है ना, ये हो जाता है, ये हो गया, इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तब हम देखते हैं कि वो आरओआर है। आरओआर देखने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 6 नंबर का है, 6 नंबर का रेसिडेंशियल स्टेटस में गलती नहीं करेंगे बॉस, 6 नंबर देंगे नहीं इस इजी चैप्टर को। ये वैसे तो ये रामजी वाला क्वेश्चन तुम्हारे सीए एग्जाम में भी नहीं आया, अपने आप में ही एक अच्छा क्वेश्चन है। अब आशा की बात करते हैं, आशा कहाँ की है, आशा इज एन इंडियन सिटीजन, बाप रे बाप, आशा इज एन इंडियन सिटीजन। ओह, तो सुनो ना, चल रहा है यार आयुष बेटा, यार तू एक तो ही बीच में आके बोल रहा है असीम सर ने 10 बजे क्लास रख दी, तो जल्दी जाना कर रहे हैं ये लोग यार। अब मैं पढ़ाऊं तो सही ना, बराबर 6 नंबर का चैप्टर है। तो आशा इंडियन सिटीजन है, इधर देखो इधर देखो, तो उसके ऊपर कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो, उसके ऊपर है ना सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लेकिन हो जाएगी अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाएगी, है ना। समझ रहे बच्चे, समझ रहे आप। लेकिन सुनो ना, मैं बोल दूं उसकी आशा की इनकम 15 लाख को ज्यादा भी हो जाए ना, 15 लाख के ज्यादा भी हो जाए, तो भी वो नहीं होगी, तो भी वो नॉन रेसिडेंट रहेगी, तो भी नॉन रेसिडेंट रहेगी, बताओ क्यों। क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो वो आशा जी के कितने दिन हुए हैं, 90 दिन या 92, जो भी आपने बोले वो 120 दिन देखते हैं अपन तो क्या मैं बोल दूं आशा नॉन रेसिडेंट है। सुनना बच्चों, क्या मैं बोल दूं आशा नॉन रेसिडेंट है। हाँ, बोल दिया हम आशा नॉन रेसिडेंट है, लेकिन सुनना, 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 अगर कोई हमारे देश का रेसिडेंट, कोई इंडियन सिटीजन है, हमारे देश का रेसिडेंट नहीं है, दुनिया में कहीं भी टैक्स नहीं पे कर रहा है,
तो तू हमारा है, तो तू हमारा है। अगर तेरी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? डीम्ड। बच्चों एक बात ध्यान से सुना, सर ये डीम्ड हमको क्या पता, डीम्ड लगा दोगे आप एकदम से उठ के? कब लगा दोगे डीम्ड? इधर देखो, जब भी कोई व्यक्ति अपनी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हो, 180 डेज वाली या 60 डेज वाली या 120 डेज वाली, तो बच्चों एक बार ध्यान से, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उसके ऊपर प्लीज एक बार डीम वाला लगा देना। और अच्छा तो दुबई में रह रही है, दुबई मतलब टैक्स ही नहीं देती है। क्यों क्यों मजे ले रहा है बेटा? तो अब सुनो बेटा, अब देखना पड़ेगा ना, डीम रेसिडेंट भी कब मानते, जब आशा की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी। तो आशा ने क्या कांड करे देखते हैं। आशा प्रॉफिट फ्रॉम कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन दुबई, कंसल्टेंसी दुबई और विच वाज सेटअप, अरे हो सुनो, क्या 15 लाख में इसको काउंट करते कि नहीं करते? क्या 15 लाख में इसको काउंट करते कि नहीं करते? करते हैं, करेंगे। ठीक है प्रियांशु, एवरीवन, दीपिका, ये भी करेंगे ही करेंगे। 12 लाख प्लस 3 लाख। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ ब्रिटिश कंपनी, ये नहीं आएगा। ओके। ओ बच्चों, वो लॉस भी दे दिया, वो लॉस भी दे दिया। अब इनकम का मतलब टोटल इनकम होता है सब, तो आशा को लॉस भी हो गया। अब बच्चों यार सुनो ना, अब ऐसा तो कुछ भी पॉइंट फिक्स कर देंगे वो। शेयर कैपिटल गेन का लॉस किसी और सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैपिटल गेन का लॉस किसी और सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैपिटल गेन का किसी और सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो 12 + 3 कितने हो गए? 15। 15, अच्छा एग्जैक्ट 15 चाहिए कि 15 से ज्यादा होना चाहिए? 15 से ज्यादा। तो मैं बोल दूंगा भाई 15 से ज्यादा नहीं है, तो शी इज नॉन रेसिडेंट। थैंक यू आशा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशा। मिस आशा इज नॉन रेसिडेंट। इतनी मेहनत कराई आशा ने, फिर आखिरी में निराशा आता ही अपने बेटा, टैक्स ही नहीं भरवा पाए अपन आशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा से मूव ऑन करते बेटा, मजा नहीं आया, लेट्स मूव ऑन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करके। ये क्वेश्चन ने दिमाग खराब कर दिया होगा, क्या क्या सारे पॉइंट ही एक क्वेश्चन में डाल दिए उन्होंने, हर एक पॉइंट क्वेश्चन में डाल दिए। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी तो आ जाता ना बेटा एग्जाम में। तो राम जी अच्छे निकले, अब राम जी अच्छे निकले कि वो इंडियन सिटीजन थे ही नहीं। मतलब इंडियन सिटीजन नहीं होना कितनी अच्छी बात है रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कि वो सेकंड कंडीशन का लफड़ा ही नहीं है साला। नहीं तो पता चला इंडियन सिटीजन निकल गए, 15 लाख से ज्यादा देखो, फिर भी नहीं होता है, 120 दिन कवर नहीं होते हैं, तो फिर हमको डीम्ड रेसिडेंट के पॉइंट भी अप्लाई करने पड़ जाते हैं, अगर वो ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जहां पे टैक्स नहीं लगता। अब ये थॉमस वाला करते यार, ये फिर वो रोज वाला, फिर वो वैसे ही है, आशा जैसे ही है वो। मिस्टर थॉमस सिटीजन ऑफ जापान, बढ़िया है। चलो भैया जैपनीज आ गए अपने पास, जैपनीज आए हैं। कम्स टू इंडिया फॉर दी फर्स्ट टाइम इन दी प्रीवियस ईयर 1920, पहली बार इंडिया आते हैं जापान, जापान से। तो लास्ट में लिखा था बेटा ना, फिर ये 20 21 21 22 22 23 23 24, बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। 24 25 ही वॉज इन इंडिया फॉर 50 डेज, 65 डेज, 95 डेज, 150 डेज और 75 दिवस। 75 दिवस के लिए इंडिया में थे। चलो यार जापानीज को देख लेते क्या करा इसने कांड।
प्रीवियस ईयर अपना क्या है 24-25, उसमें कितने दिन चाहिए? अच्छा ये जापानीज है तो इस पे पहली कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी, सेकंड भी एप्लीकेबल होगी। पहली तो हो नहीं रही क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर 24-25 में स्टे कितना हो रहा है 75 डेज, 75 डेज ही है बस। पहली तो हुई नहीं, सेकंड हो जाएगी क्योंकि 60 डेज है, उससे ज्यादा चाहिए तो 75 और पिछले 4 सालों का टोटल कर लो भाई, 150 प्लस 95 प्लस 65। ओ भाई साहब जापानीज नॉन रेसिडेंट है क्योंकि 360 दिन हो रहे हैं और कितने चाहिए 365 चाहिए, 365 चाहिए साहब, 365 है, ही इज नॉन रेसिडेंट यार, वेरी गुड जापानीज। इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम मिस्टर मिशेल माइकल, जो बोलना चाहो बोल चो, माइकल लाल जो भी है, इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम मिस्टर माइकल अ नॉन रेसिडेंट। अच्छा सुनो, थॉमस भी नॉन रेसिडेंट, थॉमस भी नॉन रेसिडेंट और माइकल भी नॉन रेसिडेंट। द फंड वॉज द फंड इज यूज बाय मिस्टर माइकल फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनी। यूज इंडिया में हुआ है बच्चों, सोर्स इंडिया है, यूज इंडिया में हुआ, सोर्स इंडिया पक्का, सोर्स इंडिया है, टैक्सेबल होगा। क्या बोलते बेटा, सही बात बताओ, सब लोग बोल देंगे इसका आंसर टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल टैक्सेबल, फटाफट आंसर दे देना, टैक्सेबल होगा। द फंड इज यूज्ड इन इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, बिजनेस के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ भाई, बिजनेस के लिए होना चाहिए ना, खत्म बात, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। इंडिया देखकर हर बार टैक्सेबल टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस पर्पस नहीं है। तो साहब ये पूरी इसने कहानी लिखी थॉमस की, वही पहले प्रोविजन लिखा फिर आखिरी में कंक्लूजन दे दिया कि भैया वो एनआर है, नॉट टैक्सेबल भैया, पहला वाला नॉट टैक्सेबल। ये अच्छा पॉइंट था यार, बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं ये। अरे ये कौन बताएगा रे, ही इज एंगेज्ड इन आल्सो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग न्यूज एजेंसी एंड अर्नड इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम कलेक्शन ऑफ न्यूज। और एक याद है क्या बच्चे आपको, एक याद है मैंने एक एक्सेप्शन पढ़ाया था सोर्स रूल में बिजनेस के, कि फॉरेन न्यूज एजेंसी कलेक्टिंग न्यूज फ्रॉम इंडिया, तो उसको है ना सोर्स इंडिया नहीं मानते, एग्जामिशन आता है ना उसको सोर्स इंडिया नहीं मानते। तो ऐसा अपने पढ़ा हुआ था तो याद आता है। यो, not taxable. No income shall deal to accrue and arise in India, Mr. Thomas, from activities which are confined to collection of news and views and transmission and सारी भाषा से लिख के आखिरी में लिख दे not taxable. नहीं 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 आयु, ऐसा थोड़ी होता है, अभी बताते हैं आपको, थोड़ी देर रुको। सुनिए, he entered into an agreement with ABC, a partnership firm, for transfer of technical document and design and for providing services। आखिरी में कुछ देखो, इन इंडिया, आइला आइला, इंडिया आ गया भैया, टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया, टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया, टैक्सेबल। Rupees 10 lakhs are deemed to accrue or arise in India. Deemed to accrue or arise in India. Thomas, a non-resident, since it represent royalty for technical services. Royalty fees for technical services utilized in India taxable हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब सारे क्वेश्चन कर लिए, स्कोप ऑफ इनकम का कर दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस के कैलकुलेशन का कर लिया। बच्चे एक बात पूछ रहे जरा देखो, अब अगर है ना आपको किसी का इंडियन सिटीजन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की बात की जाए, इंडियन सिटीजन का, तो आप पहले कंडीशन नंबर 1 लगाना, फिर कंडीशन नंबर 2 लगाना। लेकिन याद रखना कंडीशन नंबर 2 जो इंडिया विजिट पर आते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो अब मान लो कि कोई व्यक्ति 1 से भी रेसिडेंट नहीं बना और 2 से भी रेसिडेंट नहीं बना, मतलब वो हमारे देश का रेसिडेंट है ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, और वो इंडियन सिटीजन है और हमारे देश का रेसिडेंट है ही नहीं, तो बच्चों एक बार सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगा के जरूर देख लेना, एक बार सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगा के देख लेना, क्योंकि इंडियन सिटीजन किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है, कहीं पे भी टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख को ज्यादा होगी तो अगर 1 और 2 दोनों से रेसिडेंट नहीं बन रहा है ना, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा डीम्ड रेसिडेंट का पॉइंट ना लग जाए। और है ना ऐसी कंट्रीज ही लिखेंगे, वो दुबई 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 वगैरह लिखेंगे, कीमैन आइलैंड लिखेंगे, कीमैन आइलैंड पे टैक्स नहीं लगता, दुबई पे टैक्स नहीं लगता, मॉरिशस वगैरह टैक्स फ्री कंट्रीज है। फिर अगर अपन बात करें लिसिस्टन है ना, ये सारी मोनाको, तो ऐसी कुछ कंट्रीज के नाम आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर है ना, वैसे तो वो दुबई ज्यादा पूछते हैं क्योंकि हर बच्चों को नहीं पता होता कि कौन कौन सी कंट्रीज टैक्स फ्री कंट्रीज है। तो
दुबई ज्यादा पूछते हैं। 15 लाख की इनकम में सारी इनकम कवर है, मतलब 15 लाख की इनकम में बेटा इंडियन इनकम लेनी है, लेकिन दो फॉरेन इनकम लेनी है। जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं वो, ऐसी फॉरेन इनकम जो आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल इंडिया है, या ऐसा प्रोफेशन जो इनकम बाहर दे रहा है लेकिन सेटअप इंडिया में हुआ था, वो दो फॉरेन की इनकम लेनी है, बाकी इंडियन इनकम लेनी है। उसमें सारी इनकम लो, एग्जाम इनकम को छोड़ दो, टोटल जीटीआई निकालो, डिडक्शन वगैरह माइनस करो, टोटल इनकम देखो। अगर वो टोटल इनकम 15 लाख को ज्यादा है, वो टोटल इनकम 15 लाख को ज्यादा है, तो फिर अगर आप देखेंगे कि यार आपके ऊपर वो पॉइंट एप्लीकेबल है या नहीं। हाँ हाँ, टैक्स नहीं देते, वो टैक्स नहीं दे रहा है ना, दैट इज वॉट इम्पोर्टेंट। चलो अब रोज पे आते बेटा। तो भी भाई, टैक्स नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स है और नहीं दे रहा है, टैक्स ही नहीं है। अब यू हैव टू राइट ना, अगर आपको लिखना ही ऐसा पड़ेगा, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, अ पर्सन इज इंडियन सिटीजन हैविंग इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख is not the citizen of India, is not the citizen of any country or resident of any country, not paying tax in any country due to this reason। मतलब आप रेसिडेंट भी नहीं है, आप टैक्स भी नहीं दे रहे हैं किसी भी कंट्री। हाँ, टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है उस कंट्री में। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अगर ऐसा हो कि टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया तो है उस कंट्री में, थोड़ा डिटेल में जाके बोल देता हूँ कि टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया तो है उस कंट्री में, लेकिन वहां पे सरकार जैसे ना एग्जम्प्ट है, वो इनकम एग्जम्प्ट है, तो अब बताओ क्या करेंगे। मान लो कि वो कनाडा में रहता है, कनाडा में रहता है, और कनाडा की गवर्नमेंट उस इनकम पे पर्टिकुलर टैक्स नहीं लेती, तो मतलब वो टैक्स नहीं दे रहा है। बताओ ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं या मिलेगा नहीं आपको कोई क्वेश्चन ऐसा। मेरा मेरा क्वेश्चन वापस समझो, कनाडा में तो टैक्स लगता है, लेकिन वो जो इनकम अर्न कर रहा है वो ऐसी इनकम अर्न कर रहा है जिसपे टैक्स नहीं लगता कनाडा में। तो आप बताओ कि ये वाला पॉइंट अप्लाई करें कि नहीं करें। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से ये नहीं लगने वाला है। चलो आशा की बात नहीं, आशा के बाद रोज पे आते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस रोज एंड कंप्यूटर ग्रॉस टोटल इनकम चार्जेबल टैक्स। ठीक है, मिस्टर रोज कहाँ की, मिसेस रोज कहाँ की, जरा देखते हैं बेटा। इज ऑस्ट्रेलियन, ठीक है साहब, ऑस्ट्रेलियन है, गॉट मैरिज टू मिस्टर, अबे अभी तो ये राम नाम चेंज करना पड़ेगा यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ऐसे पढ़ाते पढ़ाते। गॉट मैरिड टू मिस्टर राम ऑफ इंडिया, राम से उसने शादी जी, राम जी से शादी करी। नहीं यार, मिसेस रोज इज एन ऑस्ट्रेलियन, गॉट मैरिड टू मिस्टर राम ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया, राम इंडिया के शादी ऑस्ट्रेलिया में करी, ठीक है। 2/1/24 को एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 18/2/24। अब देखो 18/2/24 बच्चों, अपना साल कहां से चालू हो रहा है, 24-25, 1 अप्रैल 24 से, 1 अप्रैल 24 से, 1 अप्रैल 24 से, तो मतलब याद रखना वो 18 फरवरी 2024 को आई है। तो इसमें से कुछ दिन पिछले साल के हैं, कुछ दिन पिछले साल में काउंट होंगे, कुछ दिन पिछले साल में काउंट होंगे। और शी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 15/9/24, चले गई वो, रोज चले गई। शी रिटर्न टू इंडिया अगेन, फिर आ गई 23/5/25 को। क्या आवन जावन लगा। चलो पहले अपन देखते हैं इसने 24-25 में किया क्या है, 24-25 में इसने किया क्या है, पहले तो 24-25 के दिन देख लो भैया। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 24 से लेके कहाँ तक देखो, कहाँ तक देखो, 15/9/2024 को, 15/9/2024, तो बेटा कितने दिन हो गए, 168 दिन। मतलब ये तो हो गए यहां तक, फिर 15 को भी काउंट किया ना, 15 को भी काउंट किया ना, और
फिर फिर वापस कब आई? वापस कब आई? रिटर्न टू इंडिया ऑन 23। तो 23 को भी काउंट करना है, 23 से लेके 31, 23 से लेके 31, 23 से लेके 31। तो और कितने दिन हो जाएंगे वो? 23 को भी काउंट करना है ना। 31 में से 22 चले गए, और 8 दिन। नहीं 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 यार, सही तो है, सही है, सही है, सही है। 170, तो 176 डेज हो रहे हैं इसके। देखो 168 प्लस 9, बेटा जिसने एक गलती करी, 23 को भी इंडिया में काउंट करना है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना। याद रखिए जिस दिन आते उस दिन भी काउंट करते, तो 9 दिन हुए ना। तो 177 डेज हुए, 177। अच्छा, पिछले 4 सालों का टोटल, पिछले 4 सालों का टोटल, मिसेज रोज इन ऑस्ट्रेलियन, एंड एंड देखना पड़ेगा। अब ये 18/2/24 है, तो जरा सुनना बच्चों, पिछले 4 सालों का टोटल यानी 23-24। अब हमारे पास 23-24 की डिटेल है, 23-24 में कितने दिन होंगे? 18 फरवरी को भी काउंट करना है, तो फरवरी 24, क्या फरवरी 24 वॉज लीप ईयर? फरवरी 24 वॉज लीप ईयर, लीप ईयर था। तो ये आपके मतलब कितने, 29 दिन होते, 29 में से 17 दिन, 29 में से 17 दिन इंडिया में नहीं थी, 18 को भी इंडिया में थी, तो फरवरी के कितने दिन? 12, फरवरी के 12। आयुष दिन कैसे गिन रहा है बेटा, इधर देख, दिन कैसे गिन रहा है? 18 को इंडिया में थी ना, तो 18 को आने वाले दिन को इंडिया में मानना है, तो 29 दिन होते, 29 में से 17 तारीख तक वो इंडिया में नहीं थी, 1 से लेकर 17 तारीख तक इंडिया में नहीं थी, तो 12 दिन हुए ना। पाला, और इधर से 31, 12 + 31, 43, 43 डेज। सुनो ना, पिछले 4 सालों का टोटल कितना चाहिए? 365 डेज या उससे ज्यादा ना। व्हाट वी विल से टू मिसेज रोज, मिसेज रोज यू आर नॉन रेसिडेंट, मिसेज रोज यू आर नॉन रेसिडेंट। अब क्या करें भाई, नॉन रेसिडेंट है तो, लेकिन नॉन रेसिडेंट है, इसने कांड तो कुछ ना कुछ करे होंगे बेटा, 100% कांड करे होंगे इसने। क्यों खरीदा घर दिल्ली में? शी परचेज द फ्लैट इन दिल्ली, मतलब सोर्स इंडिया हो गया ना बेटा यार, अब सोर्स इंडिया हो गया। अब देखो उसने रेसिडेंशियल स्टेटस और हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मिक्स। अब हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन के लिए भैया फॉर्मेट बना लो फटाफट से, ER, AR, हायर, वैकेंसी, GAV, म्युनिसिपल टैक्स, NAV, 30% इंटरेस्ट। बेटा मैं सीधा फॉर्मेट बना लेता हूँ, क्यों? मेरे को डर लगता है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं छूट जाए, पता चला म्युनिसिपल टैक्स का माइनस नहीं करा, इंटरेस्ट माइनस नहीं करा, 30% माइनस नहीं किया, फटाफट से करा। शी फ्लैट परचेज द फ्लैट इन दिल्ली विच वॉज लेट आउट टू मिस्टर सहेलियां, सहेलियों को लेट आउट कर दिया, रेंट ऑफ ₹25,000 पर मंथ। तो सहेली को उसने रेंट कर दिया 25,000 रुपए पर मंथ फ्रॉम 1 मई 2024, 1 मई 2024। साहिल है क्या? अच्छा साहिल, मिस्टर साहिल होगा, ठीक है। मिस्टर साहिल ओनर रेंट ऑफ, साहिल, साहिल लिखा बेटा, ऑनर रेंट ऑफ, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो एक, शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम इंडियन बैंक फॉर परचेज ऑफ हिज फ्लैट, इंटरेस्ट 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 लिए रखा है। चलो ठीक है, सुनो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक्सपेक्टेड रेंट तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, एक्चुअल रेंट दे रखा है। बच्चों एक बात बताओ, एक्चुअल रेंट, अब जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना, वही वही बता पाएगा। एक्चुअल रेंट में 12 महीने का ले कि मैं 11 महीने का ले? मैं 12 महीने का ले कि 11 महीने का ले? गलत मत बोलो प्लीज प्लीज, 12 महीने का लोगे ना, वैकेंसी माइनस नहीं करते ना रे यहाँ पे, वैकेंसी माइनस नहीं करते ना। देख तुम अगर यहाँ पे 11 महीने का भी ले लोगे, तुम सही हो जाओगे, तुम सही हो जाओगे, 100% तुम सही हो जाओगे, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन बताए वो अपनी प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगी, फिर वो एक टाइम कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तब प्रॉब्लम देगा। तो 12 महीने का रेंट लो, तो 12 महीने का रेंट कितना हो जाएगा? 25,000 × 12, 25,000 × 12, 3 लाख।
अब बच्चों अब वैकेंसी माइनस कर दो, अब वैकेंसी माइनस कर दो 25,000 रुपए, तो अल्टीमेटली आया तो 11 महीने कहीं ना, बट मेरी प्रोसेस सही होनी चाहिए, मेरी प्रोसेस सही रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट था नहीं तो तुम बच गए, यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट था नहीं तो तुम बच गए, नहीं तो क्या होता अगर एक्सपेक्टेड रेंट हायर आ जाता तो फिर क्या करते, फिर अगर एक्चुअल रेंट 11 महीने का ले लेते तो फिर गलती हो जाती तुमसे। म्युनिसिपल टैक्स है नहीं इस क्वेश्चन में, एनएवी का 30% माइनस कर दो। है ना ये क्वेश्चन आप बताओ ना, क्लास में मैं क्लास में क्यों नहीं करा पता ऐसे क्वेश्चन, कैसे कराऊं बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो कैसे वो मर्ज ही नहीं कर सकते, ये हम जब पूरा इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं ना तब मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। एक 275 और एनएवी का 25 का 30%, 82,500, और इंटरेस्ट है, अच्छा इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, 185,500, ये देखो ये आ गया होगा इनकम 7,000, कितनी, 7,000, 7 के 7 के, चलो। While in India, she received a gold chain from in-laws, in-laws से गोल्ड चेन मिली, in-laws मतलब कौन होते रे, in-laws मतलब in-laws, ससुर जी, ससुर जी से मिला, सासू माँ से मिला, अबे पति कहाँ से इल्ला हो गया बे, पति कहाँ से इल्ला हो गया, एग्जम्प्ट है, यग्जम्प्ट यग्जम्प्ट यग्जम्प्ट, तो ये इनकम में काउंट नहीं हुआ, वो अलाउड नहीं है ना, वो अलाउड नहीं है, सत्यम। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12, 13, 14, बस 2-3 क्वेश्चन बचे, फटाफट निपटाते बच्चे, फटाफट निपटाते। ये इसको लगा डाला मतलब, इस शीट को लगा डाला मतलब 6 नंबर जिंगा लाला, 6 नंबर जिंगा लाला हो जाएंगे आपके, करेंगे ना इसके बाद अदर सोर्सेस करेंगे, कार्तिकेय, अदर सोर्सेस करेंगे ना। मिस्टर आनंद is an Indian citizen, a member of a crew member of a Singapore bound ship, engaged in carriage of passenger in international traffic departing from Chennai। सुनो ना यार, ये हो सक सीएस वालों मैंने शायद आपको बताया नहीं, बताया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इंडियन सिटीजन, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, उसका है ना, उसका अपन रेसिडेंशियल एड्रेस कैसे अलग तरीके से निकालते हैं, हम क्या करते हैं साल में दिन लिख लेते हैं कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और है ना 365 डेज होते हैं, 365 डेज, उसमें से माइनस कर देते हैं जितने दिन वो इंडिया में नहीं था। देखो जनरली अपन क्या करते हैं, कितने दिन आया कितने दिन गया दिन काउंट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं टोटल लिख देते हैं कि 365 डेज, उसमें से माइनस कर देते हैं कि वो कितने दिन इंडिया में नहीं था, लेस कर दो कितने दिन इंडिया में नहीं था। तो बच्चों ये क्या होता है, ये जो मर्चेंट नेवी में होते हैं ना, जब ये फॉरेन बाउंड शिप, जैसे मान लो कि एक शिप है जो कि मुंबई से चल के सिंगापुर जाएगी, चेन्नई से चल के सिंगापुर जाएगी, मतलब जिसका एक लेग इंडिया के बाहर होगा, ऐसा नहीं कि मुंबई चल के कोचिन, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप विच इज फॉरेन बाउंड शिप, विच इज फॉरेन बाउंड शिप जिसका एक लेग फॉरेन में है, तो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस कैसे निकालेंगे, 365 डेज माइनस जिस दिन से उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन इन किया। देखो क्या होता है, मुंबई से शिप टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है, टेक ऑफ मतलब समुद्र में टेक ऑफ हो रहा है, तो फिर उस केस के अंदर वो जिस दिन वो साइन इन करेगा, भले ही वो मुंबई में खड़ा हो, मान लेंगे कि वो इंडिया में नहीं था, और जिस दिन वो साइन ऑफ करेगा वहां से वहां तक मान लेंगे कि वो इंडिया में नहीं था। तो 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक मान लेंगे कि वो इंडिया में नहीं था, 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक मान लेंगे वो इंडिया में नहीं था, 6 को भी मानेंगे इंडिया में नहीं था, 9 को भी मानेंगे इंडिया में नहीं था, 6 को भी मानेंगे इंडिया में नहीं था, 9 को भी मानेंगे इंडिया में नहीं था। तो हुआ ये कि इस केसेस के अंदर 365 डेज माइनस 187 डेज, 365 माइनस 187 यानी कितना हो गया, 179, 179। अब इधर देखो 365 माइनस 187, तो 179, नो 365, 178 हो रहा 178। तो
हाँ एक्चुअली क्या ये सॉल्यूशन पिछली बार का है ना, उसमें लीप ईयर था उस टाइम पे, तो उस टाइम 366 डेज लेते थे, तो वहाँ यहाँ तो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ मैंने शायद चेंज नहीं किया। तो देखो ये हो गया। अब ये 178 डेज है ना, लेकिन सुनो, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, उस पर सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, उस पर सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो फॉरेन बाउंड शिप हो चाहे वो इंडियन बाउंड शिप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो भाई फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, 182 डेज, वो फुलफिल नहीं हुई तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा भाई, नॉन रेसिडेंट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसेस मिस्टर कृष्णा, ए सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, वॉज ट्रांसफर टू इंडियन एम्बेसी इन यूके ऑन 15 मार्च। देखो इंडियन एम्बेसी में भेज दिया उसको 15 मार्च 24 को। अपना साल चालू कहाँ से होता है, 24-25 से। ठीक है, एम्बेसी वाला क्वेश्चन आ गया अगेन। His income during the financial year is under rent from house property situated in UK, received in UK। अच्छा एक बात बताओ, ये कृष्णा जो है, पहली बात बताओ कि 24-25 में रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट है, कृष्णा नॉन रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक भी दिन अप्रैल 24-25 में इंडिया में नहीं था, एक भी दिन नहीं था बच्चों। आप सोचो ना, कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होनी हो तो कितने 182 डेज चाहिए, 60 चाहिए, 120 चाहिए, कुछ भी हो, कुछ दिन तो चाहिए, वो दिन तो चाहिए ना, वो भी नहीं थे इसके तो अब ये नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट की ईयरली इनकम तो टैक्सेबल नहीं होती है, ईयरली इनकम टैक्सेबल नहीं होती। बच्चों ये बताओ, ये किसको याद है? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। बच्चों सुनो, ये 3500 रुपए तक एग्जाम्ट होता है। कितने रुपए तक? 3500 रुपए तक एग्जाम्ट होता है। ठीक है, सीएस वालों इधर देखना प्लीज। एक होता है बेटा डिडक्शन, डिडक्शन। तो जो है ना आपका बैंक से अपन को इंटरेस्ट मिलता है ना, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, वो पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन बाद में क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है, बाद में डिडक्शन मिलती है। और ये जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है ना, ये इसमें एक एग्जाम्पशन और है। ये पहले तो 3500 एग्जाम तक होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1000 रुपए ही टैक्सेबल करेंगे, 1000 रुपए ही टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, 1000 रुपए। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो टैक्सेबल होगी क्योंकि इसका सोर्स इंडिया मानते हैं। फॉरेन अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका सोर्स इंडिया नहीं होता है। ठीक है, मतलब सोर्स इंडिया नहीं, सॉरी, एग्जाम्ट होता है, एग्जाम्ट होता है, ये एग्जाम्ट है। और 3500, तो आप प्लीज ये बात याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3500 रुपए तक एग्जाम्ट होता है। तो इसकी ये इनकम कितनी हो जाएगी? 9,25,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है। फॉरेन अलाउंस टैक्सेबल नहीं होंगे। सैलरी वैलरी में डिडक्शन वगैरह दे दी। ये इसकी क्या थी? सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कंप्यूटेड नहीं थी, तो इसमें डिडक्शन दे दी 825। हाउस प्रॉपर्टी इन यूके, तो भाई ये नॉन रेसिडेंट है, इसकी आउटसाइड इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, आउटसाइड इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अब 3500 रुपए तक एग्जाम्ट होता है, ये बचा कितना? 1000। आ गई ग्रॉस टोटल इनकम कितनी? 876। अब बच्चों इधर प्लीज ध्यान से देखना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में हो, आपका अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको दो फायदे मिलेंगे, दो फायदे। पहला, तो बच्चे आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 3500 तक एग्जाम्ट है, वो तो है ही सही। अब आपका 1000 रुपए टैक्सेबल था बच्चे, टीटीआई में जुड़ा हुआ था, टीटीए के अंदर डिडक्शन मिल जाती है 10,000 रुपए तक की। तो ये 1000 रुपए की भी डिडक्शन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? 1000 रुपए की भी डिडक्शन मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी सर? क्यों मिल जाएगी? कहाँ लिखा है कि नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं लिखा ना कि आप एग्जाम्पशन ले लोगे तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो डिडक्शन भी ले सकते हैं। अच्छा, सीएस सीएस, अगर यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट होता तो, सेविंग बैंक अकाउंट होता तो क्या करते? 4500 रुपए पहले पूरे टैक्सेबल करते, क्योंकि वो 3500 रुपए की एग्जाम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती। 3500 पूरे साल के हैं, 3500 पूरे साल के हैं। आई बिलीव आप लोगों ने पहले मेरा वो रेसिडेंशियल स्टेटस का थ्योरी वाला नोट देखा होगा, उसमें मैंने लिख रखा है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3500 रुपए तक एग्जाम्ट होता है। और फिर 4500 रुपए पूरी डिडक्शन दे देते, 4500 रुपए पूरी डिडक्शन दे देते। लास्ट क्वेश्चन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का,
रोहिणी एज 62 साल was born and brought up in Delhi. She got married in Russia. रोहिणी चली गई रशिया। ये वाला एक बार और बताता हूँ बस एक बार ये समझा दूं। मैरिड इन रशिया इन 1996, 1996 में इसकी शादी होगी रशिया में, एंड वो रशिया में ही बस गई। सिंस हर मैरिज शी विजिट इंडिया फॉर 60 days ईच ईयर। समर ब्रेक में आती है। रशिया समर में तो रहने लायक है यार, समर ब्रेक में इंडिया क्यों आ जाती हो? बाकी टाइम तो बर्फ ही रहती है वहां पे, रहने के टाइम तो समर ही है ना वहाँ। ठीक है, उसकी इच्छा है, उसको पसंद होगा, अब क्या है। अब 60, हर साल 60 दिन के लिए आती है, तो सब आओ हमारे देश में, पधारो हमारे देश, क्या दिक्कत है। तो सुनो, पहली कंडीशन तो 182 डेज वाली फुलफिल नहीं हुई, और born and brought up in न्यू दिल्ली, इंडियन सिटीजन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, उस पर सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं होती है। नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन। रशिया टैक्स फ्री कंट्री नहीं है बेटा। पेंशन रिसीव फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट से उसको पेंशन मिल रही है, तो ये 65,000 रुपए है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, हमको क्या करना। इंडियन गवर्नमेंट होता तो टैक्सेबल हो जाता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एट दिल्ली, ये तो टैक्सेबल है ही सही, ये नॉन रेसिडेंट है। हाँ, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर आ रही, क्या दिक्कत है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इंडियन लिस्टेड शेयर्स कंपनीज इन रेस्पेक्ट ऑफ एसटीटी पेड वाज पेड ऑन बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एट दिस। ना, नो नो, सीएस वालों, अभी आप लोगों को ये बताया नहीं, पॉइंट आएगा आप लोगों को ये पॉइंट। कहीं ना कहीं तो मैंने बताया था जब आपको टैक्स कैलकुलेशन, तो बताया आपको, शायद याद हो या ना हो ना, आपको मैंने कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड 112 वाला 1,25,000 तक एग्जम्प्ट होता है, हो सकता है ना, 1,25,000 तक एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर ये तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और ना सुनो, एग्जाम्शन इनकम कैलकुलेट करते टाइम नहीं होता है बेटा, इनकम कैलकुलेट करते टाइम एग्जाम नहीं होता, ये थोड़ा टेक्निकल बात थी। ये ये ना 112 ये वाला सेक्शन कितना फालतू से, मतलब फालतू नहीं, अच्छा सेक्शन है, लेकिन वो एक अपने बच्चों को परेशान करने वाला सेक्शन है। 112 में 60,000, 60,000 दे रखी इनकम, 1,25 तक वो एग्जाम होते हैं, 1,25 तक वो, लेकिन वो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम होते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते टाइम, नॉट वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम, नॉट वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम। तो यहाँ पर रशियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिए, तो भैया डिडक्शन मिल जाएगी इसकी। तो रेंट इज इक्विवेलेंट टू एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, 90,000 तो रेंट वगैरह मिला है। यू आर रिक्वायर्ड टू, ये भी टैक्सेबल है क्योंकि सोर्स इंडिया है। ये प्रीमियम पे करी तो डिडक्शन मिलती है, प्रीमियम पे करते हैं तो डिडक्शन मिलती है, एटीसी की डिडक्शन है। तो अब आ जाते हैं बच्चों, रशियन गवर्नमेंट से पेंशन मिली, वो टैक्सेबल नहीं है। घर की एनुअल वैल्यू 90,000 है, तो 30% की डिडक्शन दे दोगे आप, तो 27,000 बचे कितने, 63,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने कहा है 1,25,000 एग्जाम होता है, लेकिन वो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम होता है, नॉट वाइल कैलकुलेटिंग दिन। 4,23 में से 63 चले गए, बचेगा कितना, 360। आप लोगों को जब टैक्स अगले मतलब अभी आपको शेड्यूल तो मैंने दे दिया है, जब टैक्स कैलकुलेशन आएगा ना, टैक्स कैलकुलेशन एक दिन बताऊंगा, तो और चीजें क्लियर होगी, जब तक आपका टैक्स कैलकुलेशन भी हो जाएगा सीएस वालों, एक बार वापस भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने 4.5 क्वेश्चन लिए थे, 4.5, मैं एक भी इजी क्वेश्चन मतलब मैंने नहीं लिया। शेड्यूल तो बेटा पूरा टेलीग्राम पे एक वीडियो डाला है बेटा। ओके, अरे हाँ यार, सॉरी, आई एम सॉरी, लॉन्ग टर्म नहीं है ये, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ठीक है भाई, 1,25,000 वाली एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, टैक्स कैलकुलेशन करते टाइम भी नहीं मिलेगी, सॉरी। यस यस, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ये शॉर्ट टर्म है, मैं लॉन्ग टर्म समझ गया था उसको, एसटीटी पेड। तो ये वाला एक मतलब 1,25 की एग्जाम्शन नहीं है इसमें, आ गया ना। अब इधर देखो, अब
अब यहाँ पर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, हाँ सुन अभिश्री, अभिश्री ये क्या है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो है ना 4500 था, तो ये 3500 तक एग्जाम्प्ट होता है, तो पहले अपन माइनस कर देंगे, पोस्ट ऑफिस है इसलिए, तो अपनी इनकम कितनी मानेंगे, 1 लाख। अब 80 टीटीए में डिडक्शन किसकी मिलती है, सेविंग बैंक अकाउंट की, और सेविंग बैंक अकाउंट की मिलती है, और आपके पोस्ट ऑफिस की भी मिलती है 10,000 तक की, तो ये 1,000 की डिडक्शन भी दे देंगे ना, दोनों चीजें मिल जाएगी वहां पर। हाँ वो के उसके लिए, शेयर्स के लिए। अच्छा ये 14 क्वेश्चन थे, इनकी फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, एंड अब ना, अब जब एक बार आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी हो ना, तो इनकम टैक्स के अंदर आपको अगर अच्छा स्कोर करना हो तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करो आप खुद से, तो क्वेश्चन क्वेश्चन जहां प्रोविजन आपको समझ में नहीं आए वहां जाकर प्रोविजन देखो। वो मैं बताऊंगा निशा, वो जब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा ना, कैल टैक्स कैलकुलेशन, तब बताऊंगा। हम्म। ओके, चलिए अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं, 5 मिनट के ब्रेक पे मिलते हैं। रिडक्शन कहाँ पर, देखा नहीं रिडक्शन का। हाँ ये बात तो, ये वाली बातें ध्यान रखना बच्चों, डिडक्शन यहाँ पे प्रीमियम तो 75,000 की पे करी है, लेकिन डिडक्शन 63 की दी है, क्यों बताओ क्यों। आपको मैंने कहा था स्पेशल रेट ऑफ इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेशल रेट ऑफ इनकम, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीडी पेड, ये लॉन्ग टर्म, ये दोनों दोनों कौन सी इनकम है, ये दोनों स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम से डिडक्शन नहीं मिलती। यार आदित्य वो लेट हो जाते ना यार, फिर तो फिर वो करना, और उसका फिर वो थंबनेल वगैरह डालना पॉसिबल नहीं था, कल मैं कर नहीं पाया था। हाँ, तो तुम लोग नाटा जाके पढ़ोगे क्या। अरे यार, 10 से 2:45, देखो फिर एक ही ऑप्शन है, अगर अब 9:30 तक छोड़ूंगा तो चालू खत्म कैसे होगा अदर सोर्सेस। नहीं हाँ, आप लोगों की क्लास, सीएस वालों की क्लास नहीं, श्रेयांश सर नहीं है, लेकिन वो इनकी क्लास है सीए वालों की।